तो बेसिकली कल ये टर्म्स डिस्कस की थी, ये टर्म्स आपके आगे तक यूज होगी, ठीक है। मतलब पूरी इकोनॉमी में ये बार बार यूज होगा। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये दो वर्ड बार बार यूज हो गए। ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनको एक डायग्राम हमने समझाया था, तो आपको उसी से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम को देखो ध्यान से, जो कल नहीं आए थे क्लास में उनके लिए 2 मिनट की बात है, समझ लो। कोई भी इकोनॉमी है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी है, मान लो उस सिस्टम में ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है, यहाँ पे ये जीरो पे, ठीक है। नहीं, यहाँ पे जीरो पे क्या बैलेंस, मतलब ये मान लो आप कि 10 चीजें बनी और वो 10 लोगों को ही चाहिए, तो 10 चीजें बनी 10 लोगों को चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा हो कि ये 10 चीजें बनी लेकिन वो चाहिए 100 लोगों को, अपने आप इस चीज की क्या होगी, प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि एक चीजें कम है, उसको खरीदने वाले ज्यादा है। तो जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। अब मान लो ये 10 चीजें हैं और इसको खरीदने वाले सिर्फ 2 हैं, तो बाकी 8 चीजें उसके पास फालतू पड़ी रहेगी, तो क्या करेगा, उसकी प्राइस कम कर देगा ताकि उसको खरीद ले। तो जब चीजों की प्राइस कम होती है तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। कल कल तो डिटेल में समझा था, आज आप सिर्फ ब्रीफ में ना समझो। किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होगी, जैसे कोई चीज 10 रुपए की थी, अगर वो 10 रुपए की 15 रुपए की हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और अगर कोई चीज 10 रुपए की थी वो 5 रुपए की हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। दोनों केस में प्राइस उसकी सेम थी, एक केस में बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन, एक केस में घट रही है तो डिफ्लेशन। अभी के लिए इतना समझो, आगे जब अभी पढ़ेंगे सीआरआर एसएलआर वगैरह तो वहां ये वापस से कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, प्राइस आपकी बढ़ रही है तो वो इन्फ्लेशन होता है। जैसे मान लो आपका पहले पेट्रोल की अभी प्राइसेस बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस इन्फ्लेट कर गई है, ठीक है। कल को पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगे तो हम बोलेंगे पेट्रोल की प्राइसेस डिफ्लेट कर गई है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो होता है वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वापस से। तो क्या होता है, इन्फ्लेशन जब सिस्टम में है तो आप ध्यान रखो कि इन्फ्लेशन एक लिमिट तक तो हमें चाहिए। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रखते हैं हम 2 से 6% तक। मान लो कोई 100 रुपए की चीज है, तो अगर वो 102 से लेके 106 तक हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों रखते हैं हम, क्योंकि सिस्टम में एक मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जरूरी है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। आप बस इतना याद रखो कि मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जरूरी है, ठीक है। कल हमने डिटेल में इस चीज को देखा था, अभी जब आगे चलेंगे तो ये वापस से रिपीट होगी। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, आप इन्फ्लेशन आपको थोड़ा बहुत रखना पड़ता है इकोनॉमी, लेकिन ये जो डिफ्लेशन है ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। डिफ्लेशन होना ही नहीं चाहिए सिस्टम में। डिफ्लेशन इज अनडिजायरेबल। व्हाई इट इज अनडिजायरेबल, बिकॉज इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। चीज थोड़ी सी महंगी हो रही है, अगर 100 रुपए की 102 में मिल रही है और अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे तो वो तो सही है ना इकोनॉमी के लिए। लेकिन वही चीज अगर आपकी 100 के बजाय, ठीक है, अगर 90 की हो रही है, 80 की हो रही है, तो मिल तो सस्ती रही है, देखो आपको लगेगा कि ये तो सस्ती मिल रही है, लेकिन इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। कैसे होता है आज हम देखेंगे इस चीज को, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि डिफ्लेशन इज वेरी बैड फॉर इकोनॉमी। डिफ्लेशन इज द वर्स्ट, डिफ्लेशन इज वर्स्ट फॉर एन इकोनॉमी, ओके। अब क्या होता है, डिफ्लेशन अगर सिस्टम में, तो मुझे डिफ्लेशन को हटाना है, तो डिफ्लेशन को हटाने के लिए जो चीज यूज करता हूं उसे कहते हैं रिफ्लेशन। क्या करूंगा मैं, अगर प्राइसेस बहुत कम हो गई तो उनको बढ़ाऊंगा, यहां तक लेके आऊंगा, और ये बढ़ाता रहूंगा। क्यों, क्योंकि अगर डिफ्लेशन है सिस्टम में तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इसलिए मुझे प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ाने की इन्फ्लेशन में पहुंच जाओ। डिफ्लेशन का मतलब क्या है, डिफ्लेशन का मतलब है आपको डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, लेकिन इतना भी प्राइसेस मत बढ़ाते जाओ कि यहाँ पे पहुंच जाओ, ठीक है? जैसे आपका ये पानी में, ये गिलास, इसमें इतना कम पानी है, अब आपको इसको भरना है तो भरते रहो भरते रहो भरते रहो। इतना भी नहीं भरो कि ये पानी यहाँ से गिरने लग जाए। आपको एक लेवल फिक्स करना है कि यहाँ तक आना है, इसके आगे नहीं जाना। तो आपको कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना, ओके। और इसके ऊपर फिर यहाँ जब पहुंच गए फिर यहाँ तक आपको आना है, 2 से 6, इससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि हमें यही रखना होता है।
ऐसे इन्फ्लेशन जब चल रहा है सिस्टम में, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे कहां तक आना है, यहां तक आना है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो होता है उसे कहते हैं डिस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आप ये दोनों जो है बेसिकली आपका डिस इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो आप। ठीक है, बेसिकली नई स्लाइड पे नहीं करे, ये आपका अगर आप देखो जो हमारा डायग्राम है उसमें क्या है, ये इन्फ्लेशन का एरिया, ये डिफ्लेशन का एरिया है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज इन प्राइसेस, डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, डिसइन्फ्लेशन का, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, रिफ्लेशन का। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ हम क्या करते हैं, प्राइसेस को कम करते हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं करते कि डिफ्लेशन में पहुंचे, और यहाँ पे हम प्राइसेस को बढ़ाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाते कि इन्फ्लेशन हो जाए ज्यादा। तो जो आपका डिफ्लेशन को यूज करने के लिए जो क्या इन्फ्लेशन को यूज करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, और जो आपका डिफ्लेशन को हटाने के लिए करते हैं उसे रिफ्लेशन बोलते हैं। तो ये आप चार टर्म्स याद रखिएगा, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। तो अब आप डायग्राम देख सकते हैं। भाई कौन है ये, साइबर क्राइम में अंदर करवा देंगे, कौन है। ठीक है, तो ये अब आप डायग्राम देख लेते हैं। सो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, अब आप देखिए इसको, ये एरिया ऑफ इन्फ्लेशन ऊपर वाला, उसको कंट्रोल करने के लिए डिसइन्फ्लेशन। ये नीचे वाला एरिया आपका डिफ्लेशन का एरिया। अगर सिस्टम में इन्फ्लेशन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, उसको कम करेंगे, प्राइस को कम करते करते कहां तक लेके आएंगे, इस तक। हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि 2 से 6 रखते हैं। 2 से 6 क्यों रखते हैं, आगे डिटेल में आएगा मॉनेटरी पॉलिसी में, अभी इतना समझो 2 से 6 रखते हैं। ऐसे यहाँ पे डिफ्लेशन है सिस्टम में, तो हम प्राइसेस को बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते कहां तक लाना है, यहीं तक लाना है जो हमारा टारगेट है। इससे ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ आके रोक देंगे, फिर हम प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगे। और ये प्राइसेस को बढ़ाते घटाता कौन है, प्राइसेस को बढ़ाने घटाने काम करता है आरबीआई। ठीक है, वो देखेंगे कैसे करता है, वही हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो ये आपका डिफ्लेशन क्लियर, इन्फ्लेशन क्लियर, डिसइन्फ्लेशन क्लियर, रिफ्लेशन क्लियर। ओके, तो इनकी आप डेफिनेशन देखें तो, ठीक है, आप डेफिनेशन देखिए, डिफ्लेशन की डेफिनेशन देखिए, फॉल इन प्राइसेस एंड देयरफॉर ए फॉल इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसलिए अनडिजायरेबल, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए ना सिस्टम में। देखो अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो सोशल अनरेस्ट हो जाएगा हमेशा। कल को आप तैयारी कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, तो आपको अनरेस्ट हो जाता है ना लाइफ में। ठीक है, घर वाले भी आपको ताने देते हैं, ठीक है, दोस्त यारों की लग गई वो भी, ठीक है, शादी भी नहीं होती, तो आदमी क्या परेशान हो जाता है, ठीक है, आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, ठीक है, हमेशा डिपेंडेंट रहोगे, तो क्या सोशल अनरेस्ट हो जाता है। और अगर किसी की जॉब है पहले से, डिफ्लेशन है, तो उसकी जॉब भी चली जाती है, तो जॉब जाने के बाद वो कैसे खर्चे चलाएगा, फिर क्या होगा, अल्कोहलिज्म, कोई ना कोई सारा सोशल अनरेस्ट, फिर उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, यही बच्चों की मार पिटाई। Okay? दूसरा आपका इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन प्राइसेस एंड वेजेस। ठीक है, प्राइस के साथ आपके वेजेस भी बढ़ते हैं। ठीक है, ये आगे देखेंगे कैसे वेजेस बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जब भी आपका इन्फ्लेशन होगा ना सिस्टम, देखो ऐसा है, यही समझ लो, इन्फ्लेशन जब होगा सिस्टम में, तो क्या होगा, चीजों की प्राइसेस बढ़ जाएगी। अब चीजों की प्राइसेस बढ़ेगी तो आपको पता है डियरनेस अलाउंस होता है, एक वर्ड हमें मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वालों को तो सबको मिलता है, बाकी इनका नहीं पता मुझे, प्राइवेट में वो नहीं देते हैं, वो कुछ और चीजें देते हैं। तो डियरनेस अलाउंस जो होता है, ये होता है महंगाई भत्ता।
महंगाई भत्ता। आपको याद हो तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें जो अंग्रेज थे, जितने ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर सोल्जर्स जितने थे, उनको सबको अलग अलग तरह के भत्ते मिलते थे। बाहर गए तो उसका महंगाई, बाहर जाने का भत्ता, ठीक, अलग अलग तरह के अलाउंसेस मिलते थे, जिन्हें हम कहते हैं अलाउंसेस। और जितने इंडियन सोल्जर्स थे उसमें उनको कुछ नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये भी एक कारण था उनके रिसेंटमेंट का। तो जब जब महंगाई बढ़ती है तब तब ये डीएनएस अलाउंस बढ़ता है। इसे कहते हैं वेजेस। वेजेस मतलब जो आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, जो आपको पैसा देती है गवर्नमेंट। या मान लो आपका, आपको अगर याद हो तो चंपारण के बाद अहमदाबाद वाला केस था, जो अहमदाबाद वाली जो स्ट्राइक थी, गांधी जी जब आए थे, ठीक है। तो अहमदाबाद में भी क्या हुआ था, मिल ओनर, उस समय क्या था, सूरत में प्लेग फैल गया था वहां पे, अहमदाबाद उस समय अहमदाबाद में प्लेग वाली कंडीशन थी। तो वहां के जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने बोला हमारा भत्ता बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? क्योंकि हमें क्या करना है, दवाइयों के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है, बीमार होंगे लोग तो ज्यादा चाहिए, और हम ऐसी प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं। तो मिल ओनर ने मना कर दिया, ठीक है। उन्होंने एक मांगा था कि इतना हमारा भत्ता बढ़ाओ। फिर गांधी जी आए, गांधी जी ने इंटरवीन किया, गांधी जी ने पूरी स्टडी कर लिया, बोला ठीक है भत्ता इनको इतना मिलना चाहिए। तो बेसिकली जब भी कोई आपकी महंगाई बढ़ती है, ठीक है, या फिर कोई आपकी ऐसी डिजीज हो जाती है जिसमें आपको दवाइयाँ ज्यादा चाहिए, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको कंपनसेट करने के लिए क्या करती है, और नहीं, आपको खुद नहीं पढ़ना, इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाऊंगा। हाउ एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड थ्रू मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, वो देखेंगे अभी कैसे जनरेट होता है, ठीक है। वी विल सी ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल, ठीक है। मैं ना क्लास के बीच में मैं आपसे पूछूंगा, जब मैं आपसे पूछूं तब आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है ना। बीच में आप लिखेंगे तो मैं देखता नहीं, मैं पहले पढ़ा लेता हूँ फिर आपसे पूछूंगा, फिर आप ये सारे क्वेश्चन पूछेगा, आई विल आंसर, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि बीच में आप लिखते जाइए, मैं सब पूछूंगा आपसे, तब आप पूछिएगा, आई विल आंसर, ठीक है। क्योंकि फिर बीच में पूरी क्लास है ना, वो रिदम टूट जाता है। मैं बोलूंगा आपसे कि आप पूछ लीजिए, आप तब आप पूछिए, ठीक है। मतलब क्लास के लास्ट के जो आपके 10-15 मिनट होंगे वो आपके डाउट्स के लिए ही होंगे, ठीक है। आप जो चाहे वो पूछ सकते हो मुझसे, जो चीज समझनी है आप नोट डाउन करके रखिए, कॉपी तो है ही आपके पास, नोट डाउन करके रखिए। जो भी चीज आपको नहीं आई समझ में, या किसी भी चीज में आपको दिक्कत है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। आप नोट डाउन करके रखिए, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। अब यहाँ पे दूंगा तो एक पूरा रिदम टूट जाएगा बाकी लोगों का, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है बेसिकली, इन्फ्लेशन में आपका, मैंने बोला ना आपको महंगाई भत्ता, ठीक है। अब ध्यान रखो, जब भी आप भी अगर अपनी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे ना, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो होता क्या है, हर साल एक तो आपको इंक्रीमेंट मिलता है 3%, और साथ में डीए मिलता है, जिसे डियरनेस अलाउंस कहते हैं, महंगाई भत्ता। अगर इन्फ्लेशन है सिस्टम में तो आपका महंगाई भत्ता भी, जैसे मान लो पहले आपका आपको महंगाई भत्ता मिल रहा है 30%, तो आपका महंगाई भत्ता बढ़ के, मान लो गवर्नमेंट ने देखा महंगाई, जिस हिसाब से महंगाई होगी उस हिसाब से आपका डीए बढ़ा दिया 35%, तो आपकी सैलरी में इतना फायदा हो गया, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें किस पे काउंट होती है, बेसिक पे, ठीक है। ऐसे ही अगर इन्फ्लेशन कम हो गया, महंगाई कम हो गई, तो आपका भत्ता कम भी हो जाता है। तो जो महंगाई भत्ता है वो आपको किससे मिलता है, ये किससे आपका होता है, ये रिलेटेड होता है इन्फ्लेशन से, कितना सिस्टम में इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में दो चीजें होती है, प्राइस भी इंक्रीज होती है और साथ में वेजेस भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन नहीं है सिस्टम में, इन्फ्लेशन कम हो गया, तो आपके वेजेस कम हो जाएंगे, महंगाई भत्ता आपका कम हो जाएगा, जैसे हमारा होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ओके। तो वो गवर्नमेंट जिस हिसाब से आपका सर्वे वो होते हैं, डेटा होता है, ठीक है। दूसरी बात, इकोनॉमिक सर्वे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको खुद नहीं पढ़ना है, पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन अब पूरा इकोनॉमिक सर्वे तो मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक सर्वे, मतलब पूरा इकोनॉमिक सर्वे वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा सकता मैं आपको, उसका जो मेन क्रक्स है वो पढ़ाऊंगा। 7 से 8 क्लासेस लगेंगी मुझे उसमें। लेकिन आपको एक बार उसको रीड करना है, रीड करने से क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है भाई। यहाँ पे आपकी स्पून फीडिंग हो रही है। आप अगर पढ़ने की आदत डालोगे आपके लिए फायदा है, बाकी आप नहीं भी पढ़ोगे इकोनॉमिक सर्वे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे भी आपका काम चलता है, ठीक है। तो ये आपकी 4 टर्म्स क्लियर। अब देखते हैं स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन में आपका जो बाकी के सवाल है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे कि इन्फ्लेशन कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। देखो क्या होता है,
ये आपका इन्फ्लेशन सिस्टम। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, मान लो मैंने कुछ भी चीज बनाई, मान लो मार्कर बनाया, मैंने 10 मार्कर बनाए, ठीक है। अब इन्फ्लेशन कब होगा, जब मार्कर 10 है, चीज तो कम है और उसको चाहने वाले ज्यादा है, ठीक है। जैसे होता नहीं है, आपने देखा हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसमें भी मैकेनिकल ब्रांच, बाकी इंजीनियर्स की सबकी हालत खराब है, क्यों, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां तो होती हैं, तो वहां पे क्या है, गर्ल्स आर फ्यू, ठीक है, तो बहुत कम लड़कियां होती है, तो जो गर्ल्स होती है उनकी क्वांटिटी काफी कम होती है, और जो बॉयज होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब आप देख लो कि हर लड़की के पीछे, मतलब लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है, तो आप समझोगे ना, ये लड़कियों के जो भाव है, मतलब वो आसमान छूते हैं, ठीक है, किसी को देखना ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई इज वेरी लेस एंड डिमांड इज वेरी, ऐसा ही होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। वहां पे लड़कियां रानी की तरह रहती हैं, क्यों, क्योंकि भाई लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे तो गर्ल्स बॉयज से ज्यादा होती है, बॉयज, तो वहां पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा ही है, जब भी कोई चीज कम होगी, ठीक है, मार्कर 10 है आपके, और चाहने वाले उस मार्कर को, मान लो 100 लोगों को मार्कर चाहिए, जैसे अभी आपका एग्जांपल दो, रेमडेसिविर, ये एक मेडिसिन है, इंजेक्शन लगता है इसका कोरोना, ठीक है। पहले जब क्लास ली थी हमने, तब मास्क और सैनिटाइजर का एग्जांपल था, क्योंकि उस समय ये नहीं थे, अब तो ये तो अवेलेबल है। रेमडेसिविर ऐसी मेडिसिन है जो आपकी किसके लिए यूज होती है, कोरोना के लिए, इसकी प्राइस 850 है। लेकिन अभी कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास इसकी सप्लाई है नहीं, तो इसलिए 850 से प्राइस होके इसकी आज की डेट में ये 20-20 हजार तक मिलती है एक इंजेक्शन। 6 इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, 6 इंजेक्शन लगते हैं, उसके बाद ये लगता है कि आदमी बच सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं। तो रेमडेसिविर देखो ना आप, क्यों डिमांड क्यों बढ़ गई अचानक से, क्योंकि है ना, इसकी सप्लाई बहुत कम है, और डिमांड क्यों बढ़ी है, क्योंकि लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो चीज कम है, उसकी डिमांड ज्यादा है, इस वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई। तो यहाँ पे भी ऐसा ही, कोई भी चीज कम है तो उसकी डिमांड अपने आप ज्यादा होगी। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की प्राइस क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि गोल्ड बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी खोदोगे गड्ढा गोल्ड निकल आए। पेट्रोल की प्राइसेस क्यों ज्यादा है, पेट्रोल कम है, हमारे पास तो है ही। डायमंड क्यों महंगा है, क्योंकि कम है, निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। तो जो चीज कम होगी, जिसकी सप्लाई कम होगी और उसकी डिमांड है, तो वो हमेशा महंगा होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जैसे पहले जब आपको याद हो तो यूपीएससी के लिए जब पहले कोचिंग होती थी दिल्ली में, जितना मुझे याद है, ठीक है, तो जब दिल्ली में पहले कोचिंग होती थी, जो उसकी कोचिंग फीस होती थी ना वाजीराम की, उस समय पे 2010-9 के आसपास उसकी फीस मुश्किल से 25 से 30 हजार रुपए होती थी। आज की डेट में 2 लाख पहुंच गई, क्यों, क्योंकि हर किसी को आईएएस बनना है। लोगों में पहले जागरूकता नहीं थी, जब से जियो आया है हर किसी को पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो बेसिकली जो आपका जो आपका ये डिमांड और सप्लाई है, वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो देखो ना, 25 से लेके कहाँ 2 लाख पहुंचे। मान लो लोग नहीं करते आईएएस, कल को गवर्नमेंट कहे कि आईएएस में हम एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हम आईएएस को किससे कर रहे हैं, हम तो उससे कर रहे हैं, लेटरल एंट्री। क्या ये रहेगी 2 लाख फीस खत्म, लेटरल एंट्री के लिए कोचिंग पे दो। तो मतलब किसी चीज की डिमांड कितनी है, उस हिसाब से उसकी प्राइस इंक्रीज होती है। तो मान लो आपका ये यहाँ पे स्टैगफ्लेशन और ये इन्फ्लेशन को हम समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होगा, कोई चीज 10 मार्कर है और 100 लोगों को चाहिए, पहले ये 10 मार्कर मान लो एक 10 रुपए का ही बिकता है, तो अब मैंने देखा कि डिमांड बढ़ गई, तो मैंने इसकी प्राइस क्या करी, मैंने इसकी प्राइस 100 लोगों को चाहिए तो 10 से 12 रुपए कर दी। अब चाहिए भी ज्यादा लोगों को, तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा नहीं बढ़ाऊंगा,
क्योंकि 12 रुपए करने के बाद भी लोगों को खरीदना है, मतलब चाहिए, उनको जरूरत है। जैसे रेमडेसिविर 850 से 20,000 की हो गई, कल को अगर ये 20,000 के बजाय 50,000 की भी होगी तो आदमी की जान बचाने के लिए तो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं तो जितने मार्कर बना रहा हूँ वो 10 के बजाय 12 रुपए के बिक रहे हैं, तो मैं और प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा। तो अभी 10 बना रहा था, अब मैं 20 बनाऊंगा। तो जब मैं ज्यादा चीजें बनाऊंगा तो क्या मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा? नहीं दूंगा ना भाई। मुझे बनाने के लिए चाहिए ना लोग, तो खुद थोड़ा ना बैठ के बनाऊंगा। जैसे मान लो मैं कार बनाता हूँ, तो कार की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई मार्केट में किसी पर्टिकुलर कार की, अब उसकी प्राइस बढ़ रही है क्योंकि डिमांड ज्यादा है। पहले आप देखो ना, कार जो होती थी वो 4-4 5-5 लाख में आती थी, अब वही कार 7-8 लाख की। तो जैसे जैसे किसी और जिस चीज की डिमांड नहीं होती, कई कार ऐसे भी हैं जो लॉन्च की गई उसके बाद बंद हो गई, क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं थी, बंद करनी पड़ेगी। तो बेसिकली अब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो मैं ज्यादा कार मैन्युफैक्चर करूंगा, क्योंकि डिमांड उसकी बनी हुई है। ज्यादा कार मैन्युफैक्चर करूंगा तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा। अब मान लो एसआर कॉलेज में अभी आप क्लास में, जैसे मान लो अभी 155 स्टूडेंट है, ठीक है, कल को मान लो क्लास में 1000 बच्चे आ जाते हैं, तो 1000 बच्चों की क्लास में एक तो नहीं ले सकते, मुझे 2-3 क्लास लेनी पड़ेगी। या हो सकता है कि 2-3 क्लास में ना ले पाऊँ तो किसी और टीचर को लाना पड़ेगा। तो जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना। या फिर मान लो टीचर को नहीं लाए, मैं 2-3 क्लास लेता हूँ, तो 2-3 क्लास को हैंडल करने के लिए हमें और लोग रखने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर हमें जून पे कोई और लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इन्फ्लेशन कब होगा? जब डिमांड बढ़ेगी किसी चीज की। आप इन्फ्लेशन को मत देखो, आप डिमांड को देखो। इन्फ्लेशन तभी होगा मार्केट में जब डिमांड बढ़ेगी। किसी चीज की डिमांड ही नहीं है तो फिर उसमें काहे का इन्फ्लेशन होगा? अब मान लो कोई ऐसी चीज है, जैसे मोबाइल थे पहले आते थे आपके, ठीक है, मोबाइल पहले आते थे आपके कीपैड वाले, अब कौन खरीदता है? नहीं। ऐसे ही आपका आईफोन है, आईफोन महंगा है लेकिन फिर भी उसकी बहुत डिमांड है, क्यों? क्योंकि स्टेटस सिंबल है। तो आईफोन महंगा है, स्टेटस सिंबल है, तो आईफोन पहले इंडिया में बड़े कम लोग लेते थे, अब सब ले रहे हैं, तो आईफोन ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडिया में भी उसने फैक्ट्री लगा दी, तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो इन्फ्ले जो डिमांड है, बेसिकली डिमांड सिस्टम में जब भी बढ़ेगी, ठीक है, ये आपकी डिमांड है किसी भी चीज की बढ़ेगी तो उसकी प्राइसेस अपने आप इन्फ्लेट करती है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब आपकी डिमांड बढ़ रही है यानी वो चीज सबको चाहिए, तो आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो यू विल बेसिकली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ये बात तो समझ आ गई सबको? अब क्या होता है, हमने 2 से 6% के बीच में क्यों रखा है? क्योंकि 2 से नीचे जाएंगे तो डिफ्लेशन में जाने का खतरा है, और अगर 6 से ऊपर जाएंगे तो प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाएंगी किसी चीज की, तो गरीब आदमी, जैसे मान लो आप में से कोई है, आपको कार खरीदनी है, अब कार कोई मान लो 5 लाख की आपको कार खरीदनी है, आपके पास 5 लाख होता है, ठीक है, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है, ये क्या कर रहे हो भाई? डोंट एनोटेट, ओके। 5 लाख की आपको कार खरीदनी है, मान लो इन्फ्लेशन इतना हो गया कि वो 5 लाख वाली कार जो है आपकी वो 6 लाख की होगी। अब आप 5 लाख से ज्यादा दे नहीं सकते, वो तो आप लोअर मिडिल क्लास वाले, लेकिन आपको गाड़ी की जरूरत है, अब आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। या फिर मान लो अनियन, पटेटो, टोमेटो, इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, गरीब आदमी क्या करे? अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इन्फ्लेशन भी जो होता है वो ज्यादातर इम्पैक्ट किसको करता है? गरीब आदमी को इम्पैक्ट करता है। डिफ्लेशन भी गरीब आदमी को इम्पैक्ट करेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि गरीब पैदा होना ही एक तरह से क्या है, इट इज द सेम, ठीक है। और अगर गरीब पैदा हुआ हो तो गरीब नहीं रहो, आगे बढ़ो। और जो लोअर मिडिल क्लास है, देखो लोअर मिडिल क्लास और जो पुअर है, इनके पास एक ही साधन है आगे बढ़ने का, दैट इज एजुकेशन। आप पढ़ लिख के आज के डेट में आईएएस केएएस कुछ भी बन गए, कोई भी जॉब आपको गवर्नमेंट मिले, कम से कम आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाओगे, एजुकेटेड रहोगे, 4 लोगों के बीच में बैठोगे, अच्छी बातें करोगे, तो एजुकेशन ही आपके पास एक रास्ता है। आप एजुकेटेड हो तो आपको लोग पूछेंगे, आप अच्छे से बात करते हो, तो यही बात है ना कि बेसिकली इन्फ्लेशन अगर एक हद से ज्यादा बढ़ जाए, कल को मान लो एसआर की फीस हम 80,000 से बढ़ा के 1.5 लाख कर दें, तो क्या गरीब आदमी अफोर्ड कर पाएगा? नहीं ना। तो बेसिकली इसलिए इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा जब होता है, 6% ऊपर जाएगा, ऑल्दो डिमांड तो बनी रहेगी और क्या एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, लेकिन गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा उन चीजों।
इसलिए इन्फ्लेशन को मॉडरेटली लगता है। और आपको पता है इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ओके, तो इसलिए गरीब आदमी का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगा तो आपको पता चल गया दिक्कत हो जाती है। डिफ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है समझो, फिर स्टैगफ्लेशन। मान लो कोई चीज मैंने बनाई वो 100 रुपए की है, सारा खेल डिमांड का है, ठीक है, मैंने 100 रुपए की 10 चीजें बनाई। यहाँ पे डिमांड देख लेते हैं और इसको कहते हैं हम सप्लाई, ठीक है, जो चीज आप बना रहे हो उसको सप्लाई करो। 10 चीज बनाई और इसको खरीदने वाले सिर्फ 2 है, ठीक है। अब 10 में से 2 तो बिक गई, और मान लो 100 रुपए में 2 बिक गई। अब 8 मेरे पास ऐसे कैसे पड़ेगी? अब 8 अगर ऐसे कैसे पड़ी है, तो मैंने क्या वो चीज अपनी जेब में रखने के लिए बनाई है, घर में रखने के लिए बनाई है? अगर ये बिकेंगी नहीं तो मैं अपने लेबर्स को क्या पे करूंगा, ठीक है, अपने जो लोन वगैरह लिया होगा बैंक का उनको क्या पे करूंगा, अपना घर कैसे चलाऊंगा, बच्चों की फीस कैसे भरूंगा? तो ये 8 चीजें मुझे तो बेचनी है। अब जब 100 रुपए की नहीं बिक रही तो मैं इनकी प्राइस थोड़ी कम कर दूंगा। 100 रुपए के बजाय मान लो मैंने इनको कर दिया 95। अब 95 की भी नहीं बिक रही, मान लो मैंने 90 कर दी, अब 90 की भी नहीं बिक रही। ऐसे करके जब उसकी डिमांड नहीं है तो मैं उसकी प्राइस कम करता जाऊंगा। एक लेवल से नीचे मैं नहीं आ सकता, क्योंकि एक लेवल से नीचे मैं आऊंगा तो क्या होगा, वो मैं घाटे में चला जाऊंगा। तो अब कॉस्ट कटिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लोगों को नौकरी से निकालूंगा भाई। जैसे आपकी अभी प्राइवेट कंपनी ने क्या किया है लॉकडाउन में, कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया, क्यों? क्योंकि भाई कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, कुछ बिक ही नहीं रहा, उनका सामान कोई खरीद ही नहीं रहा। तो उनको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी, तो क्या करेंगे, ले ऑफ। ले ऑफ मीन्स जॉब से निकालना। अब आपने जॉब से निकाल दिया तो इट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी बात, वो आपकी चीज बिक ही नहीं रही है, तो नई चीजें आप बनाओगे क्या? नहीं, तो नई चीजें नहीं बनाओगे तो फिर से अनएम्प्लॉयमेंट। डिफ्लेशन में माना ये चीज आपको 80 की मिल रही है, प्राइस कम हो रही है, लेकिन डिमांड नहीं है तो नई चीजें नहीं बनेंगी, और साथ में मेरे को नुकसान हो रहा है, 20 रुपए कम देने पड़ रही है, तो मैं कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करूंगा। तो कॉस्ट कटिंग में क्या करूंगा मैं, जो मुझे लगता है कि चीजें तो नहीं बनानी नहीं है, तो जो पहले का लेबर होगा उसको भी निकालूंगा और नए को मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा नहीं। मुझे कोई चीज अगर प्रोड्यूस ही नहीं करनी है, उसकी डिमांड ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो एग्जिस्टिंग लेबर्स है उनकी भी मेरे को जरूरत नहीं है। क्यों? उनमें से 10 लोग थे तो मैं 10 में से 5 को निकाल दूंगा कि नई चीज तो बनानी नहीं है, और किसी को नई जॉब मैं दूंगा। इसलिए डिफ्लेशन जो है वर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि डिफ्लेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आगे ये चीजें बार बार आएंगी, ठीक है, बार बार हम इनको डिस्कस करेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब एक टॉपिक आपका स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा क्या, रेयर फिनोमेना है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। देखो स्टैग्नेशन का मतलब तो आपको पता है, स्टैग्नेंट कोई चीज हो जाती है मतलब ग्रोथ रुक गई, ठीक है। जैसे मान लो आप बन गए कल को केएस बन गए आप, या मान लो आईएएस बन गए, ठीक है, और आपके ऊपर है ना बहुत सारी भीड़ बैठी है पहले से आपके सीनियर्स, तो आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे कि मेरी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है, मेरे को आगे प्रमोशन नहीं होगा। तो स्टैग्नेशन का मतलब होता है जब आपकी स्टैग्नेंट हो जाए, ग्रोथ रुक जाए, ठीक है। और इन्फ्लेशन आपको पता ही है, प्राइस इंक्रीज, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन में प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, वेजेस भी मिल रहे हैं लोगों को ज्यादा, ठीक है, यही होता है इन्फ्लेशन में। अभी मैंने आपको बताया प्राइस विल इंक्रीज, वेजेस विल इंक्रीज, लेकिन अगर इन्फ्लेशन है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। लेकिन इन्फ्लेशन होने के बाद भी अगर नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन मैंने बोला ना, इन्फ्लेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन इन्फ्लेशन होने के बाद भी अगर नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टैग्फ्लेशन।
उसे हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ओके, सो बेसिकली स्टैगफ्लेशन में आपका इन्फ्लेशन होने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका कारण, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, साथ में कंपनीज को नए कस्टमर्स भी नहीं मिल रहे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे कारण यह है कि स्टैगफ्लेशन का जो कारण है वो डिमांड नहीं है। स्टैगफ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रिजल्ट है। स्टैगफ्लेशन आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से नहीं होता है, ध्यान रखना। स्टैगफ्लेशन डिमांड की वजह से क्रिएट नहीं होता है, स्टैगफ्लेशन क्रिएट होता है कॉस्ट पुश की वजह से। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब कॉस्ट पुश डिमांड पुल क्या होते हैं हम आगे ये डिस्कस करेंगे, वहीं पे आपको ये स्टैगफ्लेशन और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए आप क्या समझो स्टैगफ्लेशन में, कि स्टैगफ्लेशन में दिक्कत ये है, स्टैगफ्लेशन में स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट तब होता है जब इन्फ्लेशन किसकी वजह से हो, डिमांड की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लेशन हो रहा है स्टैगफ्लेशन में, वो किसकी वजह से हो रहा है? कॉस्ट पुश की वजह से। ठीक है, कॉस्ट पुश क्या होता है यही समझ लो। मान लो ये मैंने कोई मार्कर बनाया, ठीक है। अब मार्कर क्या है, 10 मार्कर बनाए, ठीक है। यहाँ पे इसको मान लो इसकी डिमांड है, यहाँ पे लोग कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है। अब डिमांड तो इसकी बढ़ी नहीं, डिमांड का कुछ लेना देना नहीं, जितने लोग खरीद रहे हैं उतने खरीदते हैं। जैसे मान लो ये 10 रुपए का मार्कर था और इसको खरीदने वाले भी यहाँ पे 10 लोग, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से इस मार्कर की प्राइस बढ़ गई, डिमांड की वजह से नहीं बढ़ रही। मार्कर की प्राइस कैसे बढ़ गई? इसके लिए जो मुझे रॉ मटेरियल यूज करना पड़ता था, ठीक है, रॉ मटेरियल जो यूज करना पड़ता था, प्लास्टिक वगैरह, ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें यूज करोगे आप मार्कर बनाने के लिए, कार हो मार्कर हो कुछ भी, जो रॉ मटेरियल यूज करना पड़ता था उसकी प्राइसेस बढ़ गई। अब अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी, मान लो मेरे को शर्ट बनानी है, शर्ट के लिए कोई भी रॉ मटेरियल यूज होता है, ठीक है, मान लो कॉटन की प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है, कॉटन शर्ट बनानी है, तो क्या शर्ट की प्राइस नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। जब रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी, जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो जहां जहां पे पेट्रोल डीजल इनपुट में यूज होता है, भले से वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो या कोई और आपकी इंडस्ट्री हो, ठीक है, वहां पे जहां पे भी पेट्रोल और डीजल इनपुट में यूज होगा वहां पे प्राइसेस बढ़ जाएंगे अपने आप। डिमांड नहीं बढ़ी। आप मेटाडोर में जाते हो, ठीक है, आप मेटाडोर में जाते हो, मेटाडोर में मान लो 10 रुपए किराया लेता है आपसे, और उसमें 50 लोग बैठते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े, वो आपसे 10 के बजाय उसने 12 रुपए कर दिया, लोग 50 ही बैठ रहे हैं अभी भी, लेकिन उसने प्राइस क्यों बढ़ा दी? क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई। भाई पेट्रोल डीजल जो डल रहा है वो महंगा हो गया तो किराया बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे भी रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी, तो रॉ मटेरियल की प्राइस ने क्या किया, इस मार्कर की प्राइस को पुश कर दिया। पुश मतलब इसको ऊपर बढ़ा दिया, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉस्ट पुश। रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी कॉस्ट पुश हो गई, 10 की बजाय कितने में हो गई, 12 रुपए में। क्यों 12 या 15 में क्यों बेचना है इसको? क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा है तो वो चीज अपने आप महंगी हो गई। अगर स्टील की प्राइसेस बढ़ेंगी तो अपने आप उसमें जहां जहां रॉ मटेरियल स्टील यूज होता है, कार वगैरह, सबकी प्राइसेस अपने आप बढ़ेंगी। तो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड उतनी है, डिमांड उतनी है, तो क्या लोग ज्यादा खरीदेंगे क्या इसको? नहीं, डिमांड तो अभी भी उतनी है, लोगों के वेजेस भी बढ़े, क्योंकि इन्फ्लेशन है। लोग, ये इन्फ्लेशन तो है ना, इन्फ्लेशन तो हो रहा है, तो डीएनएस अलाउंस तो बढ़ेगा, लेकिन लोगों के वेजेस भी बढ़े, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो बढ़ेंगे। तो वो तब भी उतना ही खरीद पा रहे थे, अब भी उतना ही खरीद पा रहे हैं। जैसे मान लो पहले मैं 10 कोई अनियन मान लो 100 रुपए केजी आती थी,
और मेरे को उस समय सैलरी मिलती थी मान लो 100 रुपये, मान लो 200 रुपये मिलते, अब मेरे को 1 kg प्याज खरीदनी, तो मैं 100 रुपये यहाँ खरीद लेता हूँ, मेरे पास 100 रुपये बच गए। अब क्या हुआ, नीम की प्राइस हो गई 100 से 150, तो मेरी सैलरी उसने बढ़ा दी 250। अब मैं 100 रुपये 150 की प्याज खरीद लूंगा, फिर भी मेरे पास 100 रुपये बचे, यानी तब भी मैं 1 kg खरीद पा रहा, तब भी मैं 1 kg खरीद पा रहा हूँ, डिमांड तो नहीं बढ़ी ना मेरी, इसकी प्राइस बढ़ी, साथ में मेरा वेजेस बढ़ा, लेकिन वो दोनों क्या है, एक प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। तो पहले भी मैं 1 किलो ही खरीद पा रहा था, अभी मैं 1 किलो ही खरीद पा रहा हूँ, तो क्या डिमांड बढ़ी? नहीं बढ़ी। और डिमांड अगर नहीं बढ़ी तो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? नहीं होगा। तो स्टैग्नेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ योर इन्फ्लेशन। In stagnation, although inflation is there, but it does not create employment. Why? Because of this cost push inflation. ठीक है, तीन तरह के इन्फ्लेशन हम पढ़ेंगे, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये आपकी पेपर में बहुत बार पूछे। ओके, ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ लो, अभी तक जो पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है, यू कैन आस्क। ओके, नहीं है डाउट? हाँ, नो डाउट। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, एक बात जो मैं समझा रहा हूँ वो क्लियर हो गया तो आपको पूरी पूरी इकोनॉमी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारी ये टर्म्स क्लियर हो गई आपको। डिफ्लेशन इज क्लियर, डिसइंफ्लेशन इज क्लियर, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन एंड ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। ओके, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, ये मैंने समझा दिया आपको। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ये आपके जेके एसएसबी वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, इन्फ्लेशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको, आप एसआई का पेपर लिखो, आप जीके एसएसबी लिखो, कुछ भी लिखो, इन्फ्लेशन से एक क्वेश्चन आता है, तो इन्फ्लेशन हमेशा न्यूज में रहता है। तो देखो, हमें क्या चाहिए, इंडिया के केस में हमें 2 से 6% हम रखते हैं ना। अब ये 2 से 6% क्यों रखते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी है, हम ऐसा मानते हैं कि 2 से 6%, जैसे हम बोलते हैं ना कि सुबह 4 बजे उठने से अगर आप उठते हो तो आपका दिन अच्छा निकलता है, घूमने जाओ, तो अब ये एक प्रैक्टिस है, बाकी लोग करते हैं उनको फायदा है, तो ऐसे ही 2 से 6% बाकी कंट्रीज में अगर इस लेवल में आप रखते हो तो आपके लिए सही रहता है, सबके लिए, इसलिए हम 2 से 6% के बीच में रखते हैं। ठीक है, मतलब स्टडी करके बाकी जगहों की, बाकी कंट्रीज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया है। ठीक है, जैसे आपका पहले एजुकेशन सिस्टम हमारा अलग था, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ऐसे ही आपका केएस का सिलेबस है, पहले कुछ और था, अब एथिक्स उसमें ऐड कर दिया गया है, बाकी चीजें ऐड कर दी गई। तो एथिक्स क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि डिमांड है, आपको एथिकल होना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ही ये 2 से 6% भी स्टडी करके रखा गया है, ना मेरी मेरी मर्जी से रखा गया है, ना किसी की मर्जी से रखा गया है। ओके, तो कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है, वैसे मैंने कल समझा दिया था। अब मान लो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, जैसे इन्फ्लेशन आपका यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है, अब वो 100 रुपए की चीज अगर 3% तक महंगी होती है, मतलब 100 से 103 तक जाती है, तो हम कहते हैं वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। क्रीपिंग मतलब वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसके बाद अगर इसके ऊपर जाती है वो 10% तक, यहाँ पे देखो आप, 10% का मतलब 104 रुपए से लेके 110 तक जाती है, तो हम कहते हैं वॉकिंग है, मतलब अब आदमी ने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, बच्चे ने, जैसे बच्चा नहीं होता पहले क्रॉल करके चलता है, ठीक है, मतलब रेंग रेंग पे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसने चलना शुरू किया धीरे 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 धीरे, फिर 10 से 50 तक जाता तो गैलोपिंग, गैलोपिंग मीन जंप, अब जंप करना शुरू कर दिया, और 50 के ऊपर जाता तो हाइपर इन्फ्लेशन। एक बार आप हाइपर इन्फ्लेशन में पहुंच गए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में जाने के बाद आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वो वाला हिसाब है कि ये फ्लड गेट्स थे आपके, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लड गेट्स थे आपके, इधर आपका डैम है, ठीक है, ये फ्लड गेट्स हैं आपके, आपने फ्लड गेट्स अगर बहुत धीमे खोले, ठीक है, ये 3% मतलब धीरे धीरे पानी,
उससे थोड़ा ज्यादा निकाला, उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन अगर आपने सारे फ्लड गेट्स और सारे एक साथ खोल दिए, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे जितने विलेजेस होंगे वो सारे डूब जाएंगे। अब इन विलेजेस को आप वापस से तो नहीं बसा सकते, जो लोग चले गए उनको वापस नहीं ला सकते। सेम यहाँ पे एक बार हाइपर इन्फ्लेशन में जाने के बाद वापस से रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है। होता है रिकवरी, लेकिन फिर आपको लोन वगैरह लेने पड़ते हैं, बाकियों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। तो बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन इज वेरी बैड फॉर एन इकोनॉमी। मतलब इन्फ्लेशन कुछ लेवल तक अच्छा है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन वाली कंडीशन खराब है। क्यों? क्योंकि चीजें बहुत महंगी हो गई, आपकी करेंसी की वैल्यू नहीं रहेगी। कल मैंने आपको समझाया था कि जर्मनी में जब हुआ था उसकी करेंसी की वैल्यू नहीं रही। और हाइपर इन्फ्लेशन क्यों होगा? जैसे ईरान है, मान लो ईरान में कल को सैंक्शंस लगा देता है यूएस, ना आप अपना ऑयल कहीं बेच सकते हो, ना आप किसी से कोई चीज खरीद सकते हो। अब क्या ईरान सारी चीजें खुद से बना सकता है कि नहीं? तो जो चीजें नहीं बना सकता, अब सबको चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा भी और सारी चीजें जरूरत होती है, सब तो ईरान नहीं बना सकता। तो अगर ईरान नहीं बना सकता तो वो चीजें तो कम है, अब हर आदमी को वो चीज चाहिए, तो क्या होगा? गरीब तो बिल्कुल नहीं खरीद पाएगा। जो चीज 10 रुपए की है, वो 10 रुपए वाली चीज कितने की हो जाएगी? वही आपकी 10,000 की हो जाएगी। मैंने आपको बोला ना, चीजें कम है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो चीज है ही नहीं वहां पे। जैसे आपको पता है, जब आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ब्रेड राइट्स, ब्रेड राइट्स हुए थे। क्यों? खाने को रोटी वही नहीं थी, ब्रेड नहीं थी, आपको याद हो। फिर ये लोग गए थे राजा के पास, राजा की रानी थी जो, वो सुंदर बहुत थी लेकिन अकल से पैदल थी। बोलती है ब्रेड नहीं है तो केक दे दो इनको खाने। बताओ, मतलब कुछ भी होता है ना। अब बोल, मतलब ब्रेड नहीं है तो केक दे दो, ब्रेड खरीदने को पैसे नहीं है, केक खाएंगे, बताओ। तो बेसिकली ब्रेड राइट्स क्यों हुए थे? इसी वजह से तो हुए थे, क्योंकि ब्रेड थी नहीं, कहाँ से मिलेगी? जो थी वो बहुत महंगी थी। तो जब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा तो क्या होगा? रोटी किसी को मिल नहीं रहा, तो वापस से क्या होगा? दंगे ही होंगे, राइट्स होंगे, चोरी चकारी होगी, यही होगा। तो डिफ्लेशन तो हमेशा बुरा है, लेकिन इन्फ्लेशन भी एक लेवल तक, आपको पता है ना, अति हर चीज की बुरी होती है। आप भले से कोई भी चीज हो, आप इवन शुगर है, शुगर आप एक लेवल से ज्यादा खाओगे डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। अल्कोहल आप एक लेवल से ज्यादा कंज्यूम करोगे, लिवर डैमेज हो जाएगा। अति तो हर चीज की बुरी है ना भाई। ज्यादा सोओगे तो हमेशा लिथार्जिक फील करोगे। इसलिए यहां तक कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर जाएगा हाइपर में तो दिक्कत हो जाएगी। तो हाइपर इन्फ्लेशन कहाँ कहाँ पे है? जर्मनी में, जिम्बाब्वे में, वेनेजुएला। हमारे यहाँ आने के चांसेस बहुत कम है। वाई? क्योंकि हमारे यहाँ आरबीआई जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। वो नहीं है मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो देता मकसूद भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक। तो जस्ट लाइक मकसूद भाई, आरबीआई इज मकसूद भाई ऑफ अवर कंट्री। आरबीआई बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। इस वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आने के बहुत कम चांसेस। ओके, कंट्रोल है ना। जब बच्चों पे माँ बाप का कंट्रोल होता है तो वो एक लिमिट में रहते हैं। जब आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आप कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करते। जैसे ही आपको हॉस्टल में अकेला छोड़ा जाता है तो उस समय आप उल्टी सीधी हरकतें करते हो। तो इसलिए तो बोलते हैं कि अगर किसी आदमी की मोरालिटी देखनी हो तो उसको अकेला छोड़ दो, और अगर उससे ज्यादा देखनी है तो उसके हाथ में पावर दे, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए अकेले जब आप रहते हो तो अकेले में तो आप, पता ही है आपको, ठीक है। और जब पेरेंट्स के साथ रहते हो तो कंट्रोल रहता है। तो ऐसे ही हमारा आरबीआई का रेगुलेशन है, तो आरबीआई के रेगुलेशन की वजह से हमारे यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन नहीं आएगा, ठीक है। आरबीआई कंट्रोल कर लेगा। तो अब ये टेक्निकल टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। दो और देख लेते हैं, रिसेशन और डिप्रेशन। देखो, हम बहुत बार बोलते हैं सिस्टम में रिसेशन चल रहा है, तो रिसेशन कैसे होता है? बेसिकली होता क्या है, हम जो इकोनॉमी, या आपकी इकोनॉमी, मतलब आपकी कंट्री है, उसकी इकोनॉमी जो है उसको बेसिकली हम क्वार्टरली देख ले। उसकी जीडीपी क्वार्टरली कैसे होता है? हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो कहाँ से शुरू होता है? वो अप्रैल से शुरू होता है। ये अप्रैल से शुरू हुआ आपका फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो हर 3 3 महीने का हम क्वार्टर बनाते हैं, अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर, इसको Q1 लिखते हैं। फिर जून के बाद, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, वो एक क्वार्टर हो गया Q2। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q3, और फिर जनवरी फरवरी मार्च Q4। 4 क्वार्टर हो गए आपके।
अब 4 क्वार्टर में क्या होता है, हम क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हैं। जीडीपी कुछ नहीं होता, जीडीपी ऐसे समझो आप, मान लो मैं 2 पेन बनाता हूँ या 2 मार्कर बनाता हूँ, एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो मेरी कंट्री है इंडिया, वहां पे 2 ही मार्कर बनते हैं, या फिर कोई भी कंट्री मान लो एक्स, एक्स कंट्री में 2 ही मार्कर बनते हैं। एक्स कंट्री का मतलब है उसमें 2 ही मार्कर बनते हैं, मतलब ये कंट्री की बाउंड्री है। इस बाउंड्री में 2 ही मार्कर बनते हैं। अब इस कंट्री के लोग बाहर जाके कुछ बना रहे हैं, कुछ उससे मतलब नहीं है। इस कंट्री में 2 मार्कर बन रहे हैं, वो 2 मार्कर कोई भी बना सकता है, बाहर वाला बना सकता है, इंडिया वाला, वो उस कंट्री वाला बना सकता है। और ये हर मार्कर आपका 100 रुपए का है, तो दोनों मार्कर कितने रुपए के हो गए, 200 रुपए। तो मैं बोलूंगा मेरी जीडीपी कितनी है, 200 रुपए। समझ गए बात को आप? मतलब किसी भी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी कंट्री उसकी बाउंड्री के अंदर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, बाहर नहीं जाना है। जैसे मान लो यहाँ से कोई बंदा है, वो अमेरिका चला गया और यूएस में जाके वो कुछ भी चीज कमा रहा है, कुछ भी बना रहा है, वो इसमें काउंट नहीं होगी। इसमें वही काउंट होगी जो इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री बन गई। भले से यहाँ से वियतनाम है, वियतनाम से आके कोई यहाँ पे फैक्ट्री खोल के बैठा है और वो बना रहा है, तो वो काउंट होगी क्योंकि वो इसकी बाउंड्री के अंदर हो रहा है। तो जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में बेसिकली आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी चीज बनेगी वो आपकी जीडीपी में काउंट होगी। जीडीपी इसलिए कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक। देखो डोमेस्टिक वर्ड है ना, डोमेस्टिक। ओके, सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। विद इन कंट्री, विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स, जितनी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 2 मार्कर का, ठीक है। तो अगर आप 2 मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हो, 2 मार्कर आपके 200 रुपए के, तो आपकी जीडीपी 200। मान लो अगले साल आपने 3 मार्कर प्रोड्यूस किए, तो आपकी जीडीपी 300। तो मैं क्या बोलूंगा, आपकी जीडीपी 200 से कितनी बढ़ गई, 300। यानी कितनी जीडीपी बढ़ी, 100। तो 100 200 का कितना परसेंट है, 50%। तो आपकी जीडीपी में 50% की ग्रोथ है। ठीक है, समझ गए आप बात को, लेमन टर्म से आप समझो बात को। आपकी जो एनोटेट नहीं करो भाई, क्या बात है। तो बेसिकली आपको पता है, आप एनोटेट करते हो, आपका नाम भी उसके साथ शो होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका कंट्री, हमारे इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। 4 क्वार्टर में बांटा हमने, Q1 से लेके, ठीक है, ये Q2, Q3, Q4, 4 में। मान लो इस क्वार्टर में मेरी जीडीपी है 6.5%। अगले क्वार्टर में जब मैंने कैलकुलेट किया तो वो हो गई 6.3%। और अगले क्वार्टर में मैंने कैलकुलेट किया तो वो हो गई 6.1%। ठीक है, अब आप समझो, यहां से यहाँ पे जीडीपी क्या हुई आपकी, कम हुई, डिक्रीज हुई। जीडीपी आपको समझ आ गया ना, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, आगे तो जीडीपी पढ़नी है हमें, 2 3 क्लासें 4 क्लासें लगेंगी उसमें। ठीक है, सबसे एक वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है इकोनॉमी का चीजों पे, क्योंकि वहां पे कुछ कैलकुलेशन वगैरह। यहाँ से फिर डिक्रीज हुई, तो आप देखो जीडीपी आपकी कंटिन्यूअसली 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में डिक्रीज हो रही है। Q1 में भी, Q1 से Q2 में डिक्रीज हुई और Q2 से Q3 में डिक्रीज हुई। तो जब जीडीपी आपकी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक डिक्रीज होती है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूअस, एक के बाद एक, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक अगर आपकी जीडीपी डिक्रीज होती है तो हम कहते हैं रिसेशन है। समझ गए आप बात को? अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक हो, मान लो 6.5 थी पहले क्वार्टर में, दूसरे में 6.3 हुई, तीसरे में जाके 6.4 हो गई, अब हम नहीं बोलेंगे कि रिसेशन, क्योंकि सिर्फ यहाँ कम हुई फिर बढ़ गई। आगे बात समझ में? तो रिसेशन के लिए कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स है, मतलब कंटिन्यूअस 6 मंथ्स तक। एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है, 3 मंथ्स का। तो अगर 6 मंथ्स तक आपकी जीडीपी डिक्रीज हो रही है, then we say that the system is in recession। और अगर बहुत ज्यादा रिसेशन हो जाए, मतलब कंटिन्यूअस रिसेशन चलता रहे, मतलब यहाँ पे भी डिक्रीज हुई, यहाँ पे भी डिक्रीज हुई, यहाँ पे भी डिक्रीज हुई,
यहाँ पे फिर डिक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, मतलब कंटिन्यूस तक कितना चलता रहे आपका, 12 से 18 महीने तक। ठीक है, तो 12 से 18 महीने तक अगर कंटिन्यूअस रिसेशन चल रहा है, मतलब प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन, अगर रिसेशन आपका बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है तो हम उसे कहते हैं डिप्रेशन। तो कई बार नहीं होता, किसी का दिल टूट जाता है, आज बनाया भी था किसी ने दिल, दिल जब आपका टूट जाता है तो थोड़े दिन तक आप क्या रहते हो, बीमार रहते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, वो रिसेशन, आपकी हेल्थ कमजोर होती जाती है, फिर आप उसके बाद डिप्रेशन में जाते हो। और अगर यहाँ से आप बाहर आ गए तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, और एक बार अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आपका जो वापस से आना बहुत मुश्किल होता है। तो डिप्रेशन जो है बेसिकली वो आपका एक्सट्रीम फॉर्म है किसका, रिसेशन का। और हमारे यहाँ पे डिप्रेशन आया था 1929 में। ठीक है, हमारे इंडिया में नहीं, यूएस में। तो रिसेशन क्या है आपका, रिसेशन की डेफिनेशन पढ़ो, व्हेन द जीडीपी ग्रोथ रेट, जब मैं नोट्स भेजूंगा ये आपको पढ़ने, ये याद रखने भाई, व्हेन द जीडीपी ग्रोथ रेट रिमेन्स नेगेटिव फॉर एट लीस्ट 2 consecutive quarters, that is 6 months, then it is said to be recession. अब रिसेशन में क्या होता है, 5 फैक्टर्स हैं जिनमें कमी आती है। ठीक है, कौन कौन से में, एक तो आपकी जीडीपी कम हो जाती है, रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या होती है, आगे देखेंगे जीडीपी में। मैन्युफैक्चरिंग में भी कमी आ जाती है, इनकम भी लोगों की कम हो जाती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है, और रिटेल सेल्स भी कम हो जाता है। ठीक है, रिटेल सेल्स मतलब जो रिटेल आपके होते हैं शॉपकीपर, ठीक है, उनका सामान भी बिकना कम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज तो रिसेशन की डेफिनेशन प्रीलिम्स के लिए, दूसरा किन 5 चीजों में कमी होती है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें वो है रियल जीडीपी। देखो जीडीपी 2 तरह की होती है, रियल और नॉमिनल। रियल और नॉमिनल तो रियल और नॉमिनल में क्या डिफरेंस है, आप इतना बस अभी के लिए इतना समझो, आगे ही जब हम जीडीपी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी इन्फ्लेशन में आएगा रियल और नॉमिनल वापस से। नॉमिनल आप ऐसे समझो, जैसे मान लो 2 मार्कर बनाए मैंने, 2 मार्कर बनाए और वो 200 रुपए के। ठीक है, अगले साल मैंने 3 मार्कर बनाए, वो मेरे 300 रुपए। तो मैं बोलूंगा कि मेरा जीडीपी कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। लेकिन क्या मेरा जीडीपी 50% बढ़ा है, नहीं। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं किया। जैसे आपने देखा हो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 1 kg अनियन, 1 kg अनियन मेरे पहले मैं 100 रुपए की खरीद रहा था, उसमें इन्फ्लेशन आ गया, अब 1 kg अनियन मुझे कितने की मिल रही है, उस समय मेरी सैलरी कितनी थी, 200 रुपए थी। अब वही 1 kg अनियन अब मेरे को 150 की मिल रही है, हालांकि मेरी सैलरी बढ़ गई, 250 रुपए हो गई, तब भी मैं 100 रुपए बचा रहा था, अब भी मैं 100 रुपए बचा। तो मेरी सैलरी तो बढ़ी, जैसे यहाँ पे जीडीपी बढ़ी, लेकिन क्या ये रियल पिक्चर है जीडीपी की, नहीं। अगर यहाँ पे आप इन्फ्लेशन को पिक्चर में लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सैलरी कुछ नहीं बढ़ी। क्यों, क्योंकि जितनी बढ़ी वो तो इन्फ्लेशन खा गया। तो इन्फ्लेशन के साथ क्या होता है, जो वैल्यू होती है मनी की, मनी वैल्यू, ध्यान रखना, मनी वैल्यू वो आपकी कम होती जाती है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इरोड। इन्फ्लेशन इरोड्स द वैल्यू ऑफ मनी। कैसे, आज से 10 साल पहले जो 25 पैसे की टॉफी आती थी, वो आज की डेट में 1 रुपए की आती है। आज से 10 साल पहले जो 2 रुपए की चॉकलेट आती थी, वो आज की डेट में 20 रुपए की चॉकलेट आती है। आज से 10 साल पहले जो 40-50 रुपए लीटर पेट्रोल था, वो आज की डेट में कितना है, तो 100 पहुंचने वाला। तो आप देखो ना, समय के साथ साथ, पहले आप 40-50 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल खरीद लेते थे, अब वही पेट्रोल लेने के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ते हैं। तो पैसे की वैल्यू कम हो गई या नहीं होगी, पैसे की वैल्यू कम हो गई। समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता है।
इन्फ्लेशन हमेशा क्यों बढ़ता है? क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, लग्जूरियस लाइफ जीने की इच्छा ज्यादा बढ़ती है। इसलिए बैंक्स जो है वो बैंक्स बने हुए हैं ताकि लोगों को लोन दे सके। इसलिए आपको पता हो तो बैंक्स आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। और वो इंटरेस्ट आपसे क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है जब तक आप उनका पैसा वापस करोगे तब तक, अगर आपने 10 करोड़ का लोन लिया और वो 10 करोड़ आप 20 साल में वापस कर रहे हो, ठीक है, 20 ईयर्स में, तो क्या 20 ईयर्स के बाद ये 10 करोड़ 10 करोड़ रहेंगे? नहीं, उनकी वैल्यू 5 करोड़ भी नहीं रहेगी। आज आप 10 करोड़ में जो खरीद सकते हो, 5 साल बाद 10 करोड़ में थोड़ी ना मिलेगी। पहले कभी किसी टाइम पे जो ये फ्लैट होते थे जयपुर में, मैंने देखा है दिल्ली में 6-6 लाख में फ्लैट मिलते थे किसी टाइम पे। आज की डेट में वही फ्लैट 60-60 लाख। क्यों? क्योंकि समय के साथ मनी वैल्यू इरोड होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और आपको पता है जब मनी की वैल्यू इरोड हो रही है, ठीक है, मनी की वैल्यू जब आपकी इरोड हो रही है, आप खुद देख लो अपनी लाइफ में, आप जो पहले 5 रुपए की चीज खरीद पाते हो, आप 5 की आती है क्या? वो नहीं आती। मनी की वैल्यू इरोड हो रही है इन्फ्लेशन के साथ। तो इन्फ्लेशन किसको फायदा देगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे बैंक। बैंक आपको लोन दे रहा है तो सब क्रेडिटर हो गए। और डेटर, ये बी साइलेंट, ओके, बी साइलेंट, डेप्टर नहीं होता है, डेटर होता है। तो डेटर, डेटर मान लो मैंने लोन लिया। अब मैंने बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया। इन्फ्लेशन किसको फायदा देगा? मेरे को देगा ना। क्योंकि बैंक ने तो मुझे 10 करोड़ दिया, लेकिन जब मैं उसको 10 करोड़ वापस दे रहा हूं तो क्या वो 10 करोड़ की वैल्यू उतनी है उस समय? नहीं ना। उस समय तो मैं वो 5 करोड़ के बराबर है। आज की डेट में मैंने 10 करोड़ लेके, आज की डेट में तो 10 करोड़ 10 करोड़ है ना, तो मेरे पास तो 10 करोड़ है। लेकिन जब तक मैं बैंक को वापस कर रहा हूँ 20 साल में, 20 साल में तो 10 करोड़ की वैल्यू कितनी रह गई? वो 5 करोड़ के बराबर ही रह गई। तो हमेशा इन्फ्लेशन किसको फायदा देता है? डेटर को। क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है। जो 5 रुपए की चीज आज मिल रही है वो आज से 5 साल बाद 50 रुपए की मिल रही है। तो हमेशा आपने आज 5 रुपए लिए किसी से, या आज आपने 50 रुपए लिए किसी से, आप उसको 5 साल बाद लौटा रहे हो, तो 5 साल बाद क्या वो 50 रुपए की वो चीज खरीद पाएगा जो आज खरीद रहा है? नहीं। 5 साल बाद वो 50 रुपए की कीमत 10 रुपए में नहीं रहेगी। तो इसलिए हमेशा जो लोन होता है, मतलब जो हमेशा इन्फ्लेशन होता है, वो किसको फायदा देता है? हमेशा इन्फ्लेशन फायदा देता है डेटर को, कर्जा कर्जा जो लेता है उसको। अब विजय माल्या है, ठीक है, आपका चौकसी है, मेहुल चौकसी वगैरह सब है, ठीक है, ये सब भाग गए। अगर ये पैसा लौटाते भी है बैंकों को, तो वो पैसा जो लौटाएंगे क्या उस समय उसकी वो वैल्यू रहेगी? नहीं। आज जो पैसे की वैल्यू है, मनी की वैल्यू है, वो आज से 5 साल बाद उतनी नहीं रहेगी भाई। इसलिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होती है। आप सोचो ना, रुपए की वैल्यू तो कम हो रही है, रुपए की वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन गोल्ड है, हर चीज की प्राइस बढ़ रही है, तो गोल्ड की भी तो बढ़ेगी। क्योंकि गोल्ड पैसा नहीं, गोल्ड तो कमोडिटी है। तो गोल्ड की प्राइसेस हमेशा बढ़ेगी। इसलिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर कहीं पे आ रहा है 20%, तो उतना इन्फ्लेशन गोल्ड की प्राइसेस में भी तो आएगा, या उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि गोल्ड तो वैसे भी वो सप्लाई कम है। तो अगर आज की डेट में 100 रुपए का गोल्ड है, तो आज से अगर 5 साल बाद वही 100 रुपए का गोल्ड 300 का होगा या 200 का होगा। गोल्ड की प्राइसेस इसलिए तो बढ़ती हैं क्योंकि वो इन्फ्लेशन सिस्टम में आ रहा है, तो गोल्ड में भी इन्फ्लेशन आएगा, इसलिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। आप पैसा रखे रखो घर में, वो किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी तो वैल्यू कम होती जाएगी। आज आप कोई कार देख लो, आप कोई भी कार का एग्जाम्पल ले लो आप, जो पहले 6 लाख की मिलते थे आज वो 8-10 लाख की। क्यों? क्योंकि 6 लाख जो आज से 2 साल पहले 6 लाख की वैल्यू थी, वो आज 8 लाख की भी नहीं है, वो 10 लाख हो गए। क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, तो इसलिए इन्फ्लेशन जो होता है वो हमेशा डेटर्स को फायदा देता है, ठीक है, क्रेडिटर्स को फायदा नहीं देता है। इसलिए बैंक्स इतना ज्यादा क्या लगाते हैं? इंटरेस्ट लगाते हैं। तो ये 5 पैरामीटर कम हो जाते हैं रिसेशन में। तो जो आपकी रियल जीडीपी होती है ना, ये नॉमिनल तो वो है जो है, जो नॉमिनल मतलब जैसे आपकी अभी मैंने बताया 200 से 300 हो गई। लेकिन जब मैं उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करता हूँ, इन्फ्लेशन के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे वो जीडीपी में देखेंगे डिटेल में फॉर्मूले से।
जब मैं उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करता हूं तो उसे कहते हैं रियल जीडीपी। तो क्या आप देखो ना, 200 से 300 जीडीपी हुई, लेकिन क्या 300 सही है कि नहीं? इन्फ्लेशन को भी तो कंट्रोल लेना पड़ेगा ना पिक्चर में, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो जब मैं इन्फ्लेशन से उसको एडजस्ट करूंगा तो ये 300 जो जीडीपी है कम हो जाएगी अपने। तो इन्फ्लेशन से किसी भी चीज को आप एडजस्ट करते हो तो उसे हम कहते हैं रियल। जो नॉमिनल होता है, जो है नॉमिनल जो है, जैसे मान लो आपका केएस का पेपर हुआ, ठीक है, जब आपके ऑप्शनल्स होते हैं तो सबके अलग अलग होते हैं, तो क्या होता है, ऑप्शनल्स को फिर क्या किया जाता है, स्केलिंग किया जाता है। क्यों? ताकि सबको एक प्लेटफॉर्म पे या एक लेवल पे लाया जा सके। सेम यहाँ पे आप ऐसे थोड़ी ना जीडीपी बोल दो, आपको सिस्टम में देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन कितना है। उस इन्फ्लेशन के हिसाब से जब आप इस 300 रुपए को एडजस्ट करोगे तो ये कम आएगा ना। 300 थोड़ी ना है वो, इन्फ्लेशन के हिसाब से वो 300 की वैल्यू हो सकती है 220 हो। तो आप बोलोगे कि 200 से सिर्फ मेरी जीडीपी कितनी हुई है, 220, यानी कितना बढ़ा है, सिर्फ 10% जीडीपी बढ़ा है। तो यू हैव टू एडजस्ट एवरीथिंग विद इन्फ्लेशन। जो आपकी विदाउट एडजस्टिंग होती है उसे कहते हैं नॉमिनल। जब इन्फ्लेशन से कोई चीज एडजस्ट नहीं होती उसे नॉमिनल कहते हैं। ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए, आगे तो आएगा ये डिटेल में, नॉमिनल रियल हर जगह पे है। Without adjusting inflation, it is nominal, and when we adjust it with inflation, then that is real. तो हमेशा हम दोनों जीडीपी निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी भी निकालते हैं, रियल जीडीपी भी निकालते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी तो हमेशा ज्यादा आएगी क्योंकि वो तो करंट प्राइसेस के हिसाब से होगी। लेकिन जब हम इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे तो वो हमेशा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन तो पैसे की वैल्यू कम कर देगा। 300 आ रहा है तो 300 को 220 कर। ओके, ठीक है, तो ये आपका रिसेशन हो गया। ओके, रिसेशन इज क्लियर। बैंक इंटरेस्ट भी तो लेता है लोन पे, लेकिन जितना इंटरेस्ट आपसे लेता है वो इसलिए तो लेता है, बैंक क्या है, कैलकुलेट करता है। ओके, डिप्रेशन में मैंने बोला ना, डिप्रेशन में आपकी 12 से 18 महीने, ठीक है, प्रोलॉन्ग, ठीक है, 12 से 18 महीने जब रहता है कंटिन्यूस, मतलब 1 साल कम से कम, तब हम बोलते हैं कि डिप्रेशन में जा रहा है सिस्टम। ओके, तो आपका जो बैंक इंटरेस्ट लेता है, बैंक तो इंटरेस्ट लेता है, लेकिन जितना इंटरेस्ट लेता है उस हिसाब से भी आप देखो तो बैंक को जो पैसा मिलता है वो उतना नहीं मिलता जितनी उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो बेसिकली, ओके, क्लियर है। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी अभी मैंने क्लियर किया ना, कितना रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। सो बेसिकली, ओके, सो बेसिकली आपका जो डिप्रेशन है, हम कहते हैं कि अगर 1 साल तक, ठीक है, कम से कम 4 क्वार्टर तक जाता है तो हम कहते हैं कि डिप्रेशन में जाने वाला है। फिर इसके आगे जाता है हम कहते हैं सिस्टम डिप्रेशन में होता है। ठीक है, कोई अगर उससे पहले रिकवर हो जाता है तो फिर वापस से किसमें आ जाता है, रिसेशन में आ जाता है। और अगर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है हम कहते हैं रिसेशन से बाहर निकलना। तो 12 से 18 महीने तक अगर आपका सिस्टम उसमें चल रहा है, क्वार्टरली आपकी जीडीपी कम होती जा रही, कम होती जा रही, हम कहते हैं सिस्टम स्लिप्स इनटू डिप्रेशन। ओके, और बैंक जो इंटरेस्ट लेते हैं ना, वो इंटरेस्ट अगर आप इंटरेस्ट जितना भी लेते हैं उस हिसाब से भी आप कैलकुलेट करोगे तो जब आप बैंक को पैसा वापस करते हो वो उतना नहीं होता है जितना इंटरेस्ट के साथ भी, वो इंटरेस्ट के साथ काउंट करके भी वो उतना नहीं होता है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है आपकी, नॉमिनल जीडीपी होती है विदाउट इन्फ्लेशन, आप कोई भी चीज काउंट करते हो। और जब उसको आप इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हो, इसमें आप है ना ज्यादा वो टेंशन नहीं लो, ये नॉमिनल और रियल जीडीपी हम पूरा डिटेल में समझेंगे विद फॉर्मूले। ठीक है, हर चीज को देखेंगे, इन्फ्लेशन में भी अब आगे देखेंगे कि नॉमिनल और रियल क्या होता है। तो नॉमिनल विदाउट इन्फ्लेशन, बस इतना याद रखो कि जैसे मान लो मैंने बोला ना अभी जीडीपी आपकी 200 से 300 हो गई। सिंपल मैंने कैलकुलेट किया, मार्कर दो, पहले 2 मार्कर बना रहा था, हर मार्कर 100 रुपए का था। अब मैंने 3 मार्कर बनाए, हर मार्कर 100 रुपए का। ठीक है, तो आपका 300 जीडीपी हो गई। अब यहाँ पे या यहाँ पे भी है ना 2 मार्कर ही बना रहा, लेकिन हर मार्कर कितने का, 150 का हो गया है। तो अब भी 300 जीडीपी। यहाँ पे क्या होगा, पहले तो 200 ही, लेकिन ये जो 300 है इसको मैं इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करूँ, देखो ना, मार्कर महंगा हुआ, 100 से 150 हुआ, इसलिए मेरी जीडीपी बढ़ी, मैंने कोई मार्कर की क्वांटिटी नहीं बढ़ाई। तो जब मैं इन्फ्लेशन के साथ इसको एडजस्ट करता हूं तो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के बाद जो जीडीपी आती है उसको मैं कहता हूँ रियल।
जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, मान लो मॉडरेशन, ठीक है, ये आगे फॉर्मूले से देखेंगे। तो जब आपकी रियल जीडीपी जो होगी ना वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड है, और इन्फ्लेशन क्या करता है, वैल्यू ऑफ मनी को कम कर देता है। तो जो 300 है ये 300 से कम आएगी हमेशा। मान लो ये एडजस्ट करने के बाद 220 बनती है, तो हम कहेंगे कि 200 से मेरी जीडीपी कितनी हुई, 220, तो 200 का 20% कितना होता है, 10%। तो मैं बोलूंगा मेरी जीडीपी में कितना इंक्रीज हुआ, 10% का इंक्रीज। इसलिए आप देखो ना, जीडीपी कभी भी आपकी 100% इंक्रीज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है आपकी 200 जीडीपी है और 200 से आपकी 400 हो जाए, नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आपको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि जीडीपी 100% क्यों नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और जब इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करोगे तो वो हमेशा इन्फ्लेशन क्या करता है, मनी को कम, मनी वैल्यू को कम कर देता है। तो जो 400 जीडीपी आ रही है उससे कम नहीं आएगी। इसलिए जीडीपी कभी भी आपकी 100% इंक्रीज नहीं हो सकती। जैसे आपको एक मॉडरेशन का एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे मान लो आपने पेपर लिखा और मान लो पबेड वालों की लिबरल मार्किंग हुई और पबेड वालों को सबको 500 में से 300 प्लस है। लेकिन वहीं पे आपका जोलॉजी की बहुत टफ मार्किंग हुई और सबको 500 में से, क्योंकि बहुत पेपर टफ आया, 500 में से सबको 200 से ज्यादा किसी को नहीं, सबको 200 से कम। अब ये देखेंगे कि पेपर का लेवल दोनों का, इसका इजी था इसका टफ था। अब इन दोनों को क्या है, ये एडजस्ट करेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, कि भाई इनका पेपर बहुत टफ था तो इनके हर बंदे के पेपर में जितना उसका आया है मार्क्स, उस मार्क्स में क्या करो, 10% या 20% ऐड कर दो। और इनका बहुत इजी था तो हर किसी के मार्क्स से कितना, 20% माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, उसको एडजस्ट किया। ऐसे यहाँ पे भी जीडीपी में भी या कोई भी वो इन्फ्लेशन में भी हर जगह पे हम नॉमिनल और रियल दो चीजें होती है, नॉमिनल विदाउट इन्फ्लेशन, रियल विद इन्फ्लेशन, हर चीज को हम एडजस्ट करते हैं। और इसलिए जीडीपी कभी भी 100% नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमेशा वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होगा, तो इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू को कम कर देगा। मैंने अभी आपको समझाया। और बाकी चीजें ये डिटेल में आपकी जीडीपी में आएगी, जहां हम कैलकुलेशंस वगैरह करके समझेंगे कि कैसे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी डिफर करते हैं। होपफुली आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। साइबर सेल में जाना पड़ेगा, मजबूर कर दो आप। तो बेसिकली रिसेशन क्लियर है, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को, नॉमिनल और रियल आगे आएगा डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दैट, ऑल क्लियर। नॉमिनल एंड रियल इज क्लियर। पेपर में आता है आपके कि नॉमिनल जीडीपी पूछ लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल, चार ऑप्शंस होते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इन्फ्लेशन नॉट एडजस्टेड, बोथ नीदर, इस तरह। तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ना ये चीजें अभी आगे आने वाली थी, लेकिन अभी मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको कुछ चीजें डिस्कस करें तो वो क्लियर हो। रिसेशन आपको क्लियर हो गया, डिप्रेशन क्लियर हो गया। अब जो सबसे बड़ा डिप्रेशन आज तक का आया, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बोलते हैं उसको, जीईडी, याद रखना, वो आया 1929। 1929 से 1933 तक आता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये कहां से शुरू हुआ था, यूएसए से। और यूएसए से शुरू होके ये हर जगह पे फैल गया था एंड क्रिपल्ड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आप मानोगे नहीं, इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद ही आपका आरबीआई का जन्म हुआ था 1934। मतलब एक्ट आया था 1934 में और 1935 में आपका आरबीआई का बर्थ जो हुआ है उसका एक रीजन है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी था। तो ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इसलिए आया था क्योंकि वहां का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। पेपर में तो कोई नहीं पूछेगा कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का रीजन क्या था, क्योंकि ये तो फिर इकोनॉमिक्स अगर आपने ऑप्शन रखा है तो भी आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन मैं आपको ये पढ़ाऊंगा बैंकिंग, ठीक है, कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश किया। ठीक है, क्रैश करने के बाद बैंक का क्या हुआ, क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक है बैंक से। बैंक्स का क्या हुआ, वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी थियरीज दी जाती है, किस तरह से इसको रोका जा सकता था, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे कहाँ पे, बैंकिंग में। क्योंकि बैंक से रिलेटेड है, वहां पे पहले बैंक्स का आपको वो देखना पड़ेगा हमें,
बैकग्राउंड कि बैंक्स किस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसके बाद ही आपको स्टॉक मार्केट बैंकिंग इनका रिलेशन समझ में आएगा। तो अभी के लिए इतना समझो कि जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का कई बार एग्जांपल पूछ लेते हैं कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आया था, तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आपका 1929 में आया था। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए याद रखना, आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम बैंकिंग। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी अभी मैंने डिस्कस किया आपको सब चीजें ये, अब कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन देख लेते हैं। देखो दो चीजें, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देखी हमने, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखे, देखे ना। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में हमने देखा क्रीपिंग, वॉकिंग, गैलोपिंग, हाइपर, ये टाइप्स है। लेकिन इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या होते हैं? तो इन्फ्लेशन के कॉजेज होते हैं एक तो डिमांड, अभी मैंने आपको समझाया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मैंने आपको बोला ना, किसी भी चीज की अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी। आपको कोई चीज चाहिए ही चाहिए तो आप उसके लिए कुछ भी प्राइस पे करो। और कोई या फिर एसेंशियल कमोडिटी हो, जैसे अभी रेमडेसिविर चाहिए ही चाहिए क्योंकि जान बचानी है। क्या आप देखो, लोगों को देखो, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो देखो वहां पे जो आपके लिकर शॉप है वहां पे लाइन लगी हुई है। अब अल्कोहल वो 100 रुपए महंगा मिले, 200 रुपए महंगा मिले, चाहिए ही चाहिए। पेट्रोल आपका कितना ही महंगा हो जाए आपको खरीदना ही पड़ेगा, जरूरत है। तो बेसिकली डिमांड जो है किसी चीज की, अगर वो डिमांड है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जब डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ती है तो उसे कहते हैं डिमांड पुल। क्या हो रहा है बेसिकली, आपको चाहिए कोई चीज, मान लो आपको ये आईफोन चाहिए, तो आपको उसकी डिमांड है, तो आपकी वो डिमांड की वजह से आप इसको अपनी तरफ खींच रहे हो, पुल। आप अपनी तरफ खींच रहे हो, इसलिए कैसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है? जब किसी चीज की डिमांड आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसमें हमेशा उसकी प्राइस बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम आपकी मास्क की डिमांड बढ़ गई, तो जो 5 रुपए के मास्क थे वो 50 में बिक रहे थे। सैनिटाइजर, कोई भी एरा गैरा सैनिटाइजर बना रहा था वो 50 रुपए में बिक रहे थे, 200 रुपए में बिक रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय कोविड-19 में भी जान बचाने के लिए मास्क, फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया मास्क पहनना जरूरी है, फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया, डॉक्टर्स ने बोल दिया सैनिटाइजर लगाओ दिन भर। आपने कभी जिंदगी में सैनिटाइजर यूज नहीं किया, लेकिन अब जान पे आ गई तो सैनिटाइजर खरीदना पड़ेगा। अब तो भाई कितने का ही, यानी कि डिमांड किसी चीज की कभी भी बढ़ सकती है। तो जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? अब जैसे मान लो कोई बोल दे, मान लो कोई बहुत रेप्यूटेड कोई डॉक्टर या फिर कोई मतलब रिसर्च बोल दे कि अनियन खाने से कोरोना सही हो जाता है, तो आपको क्या लगता है अनियन जो अभी रेट है उस पर दिखेगी? फिर तो अनियन की रेट अपने आप ऊपर चले, सबको अनियन चाहिए फिर तो। जो जैन जैन है जो नहीं खाता उसको भी चाहिए। जान बचाने के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हम डिस्कशन फालतू का तब तक करते हैं जब तक हमारी जान पे नहीं आती। जब जान पे आती है तो फिर सब चीजें इधर उधर छोड़ के हम जान बचाने को भागते हैं। जिंदगी तो सबको प्यारी है ना, सबने शादी करनी है, ठीक है, जिंदगी जीनी है? आराम से ऐश काटनी है, सब जीना चाहते हैं, कोई नहीं मरना चाहता। कोई ये इसलिए थोड़ी ना पढ़ाई कर रहा है या फिर इसलिए थोड़ी ना लाइफ में एक्सेल करना चाहता है कि मुझे मरना है। कोई ऐसा थोड़ा ना मैं आईएएस बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं मरना चाहता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। सब जीना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है, एक सेटल्ड लाइफ। तो कोई भी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो भैया उसकी प्राइसेस बढ़ेगी बढ़ेगी। आप कल को गवर्नमेंट बोल दे कि भाई जो भी बीटेक करेगा उसे हम 1 लाख की नौकरी देंगे। अब देखो आप फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस कितनी बढ़ती है, जो 4 लाख ले रहा है वो 10 लाख लेगा। सिंपल सी बात है, हर कोई इंजीनियरिंग करने आ जाए। तो जब किसी चीज, अब हर कोई आईएएस करने आ रहा है तो बाजीराव ने अपनी फीस कर दी ना 2 लाख। डिमांड की वजह से अगर आपका इन्फ्लेशन आ रहा है उसे कहते हैं डिमांड पुल। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई, डिमांड की वजह से हो रहा है, क्योंकि डिमांड किसी चीज की होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी बढ़ेगी। दूसरी चीज, अब देखो डिमांड जब किसी चीज की बढ़ रही है तो मैं, आप वो चीजें ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा ना, मतलब उसका प्रोडक्शन तो मैं बढ़ाऊंगा ही, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं तो मैं और प्रोड्यूस करूंगा, मुझे तो और पैसा चाहिए। तो जब भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो आपकी जो आउटपुट होती है सिस्टम की, मतलब जो आप जनरेट कर रहे हो, जो प्रोडक्शन कर रहे हो, वो कभी कम नहीं होगा। क्यों कम होगा? वो तो बढ़ेगा। तो ये लाइन याद रखना, इन केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन द ओवरऑल आउटपुट इन द इकोनॉमी डज नॉट फॉल। क्यों फॉल होगी? अगर मैं पहले 10 मार्कर बना रहा था या 10 मास्क बना रहा था, अब उसकी डिमांड बढ़ गई है तो मैं 10 से ज्यादा ही बनाऊंगा, 10 से कम थोड़ी ना बनाऊंगा, तो मेरी ओवरऑल आउटपुट कभी कम नहीं होगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आउटपुट बढ़ती है
और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आपका क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जितनी ज्यादा डिमांड होगी चीजों की उतनी ज्यादा बनाऊंगा मैं, उतने ज्यादा लोगों को जॉब दूंगा। तो पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कॉज हो गया, ठीक है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड की वजह से हो गया इन्फ्लेशन हो रहा है। दूसरा है कॉस्ट पुश, ठीक है। कॉस्ट पुश क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। कॉस्ट पुश किन वजह से हो सकता है, देखो ये देखो आपकी तीन चीजें हैं। इंक्रीज इन वेजेस पहली चीज, इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ फर्म्स, और इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब समझो वो क्या रहा है, मान लो रॉ मटेरियल ये है आपका। अभी हम एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जांपल, क्या होगा, पेट्रोल बहुत सी जगहों पे रॉ मटेरियल का काम करता है आपके, मतलब आप कुछ भी चीज बना रहे हो कहीं पे, ठीक है, कि पेट्रोल डीजल कुछ भी है आपका, क्रूड ऑयल, या फिर आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे पेट्रोल काम करता है, ठीक है। आपका ये होती है क्लीनिंग होती है कपड़ों की, वहाँ पे भी रॉ मटेरियल का काम करता है। तो पेट्रोल क्या है, अब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, या पेट्रोल की जगह आप कोई भी रॉ मटेरियल ले सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए समझा, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, तो पेट्रोल जहां जहां पे इनपुट का काम करता था, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मेटाडोर है, वहां पे इसको यूज कर रहे हो आप, तो क्या वो अपना किराया बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, वो अपना किराया बढ़ाएगा भी, ठीक है। या पेट्रोल जिन जिन चीजों में यूज होता था, या फिर आपका स्टील ले लो, ये जिन जिन चीजों के लिए इनपुट यूज होता था, अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो ये कार बनाने के काम में आता था, तो इसकी प्राइस बढ़ी तो कार की प्राइस भी बढ़ी। अब यहाँ पे कार की प्राइस डिमांड की वजह से नहीं बढ़ रही है, लोगों को वो कार जितनी खरीद रहे थे पहले उतनी खरीद रहे, लोग ऐसा नहीं है कि सबको वो कार चाहिए, डिमांड आपकी कांस्टेंट है यहाँ पे, डिमांड में कोई चेंज नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी, रॉ मटेरियल की प्राइस क्या हुई, पुश ऊपर गई, इस वजह से जो आपका ये प्रोडक्ट है, जो ये गुड्स और सर्विसेज हैं, इसकी प्राइस भी क्या गई, ऊपर गई। जैसे कल मान लो, कल मैं बोलूं कि मैं तो भाई पढ़ाऊंगा तो मैं इतने पैसे लूंगा, मैं अपनी फीस बढ़ा दूं पढ़ाने, अगर मैं अपनी फीस बढ़ाऊंगा तो मुझे पैसा देना है, तो एसआर वाले आपसे भी पैसा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ना, इनपुट में मैं, तो अगर मैं अपनी फीस बढ़ाऊंगा तो इनको बढ़ानी पड़ेगी, जेब से थोड़ा ना देगा कोई, अपना भी तो प्रॉफिट देखेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, आपकी रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी कॉस्ट पुश हुई। अब ये कार की प्राइस बढ़ रही है, सब चीजों की प्राइस बढ़ रही है, मान लो फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ गई भाई, फर्टिलाइजर सीड्स महंगे हो गए, तो यहाँ पे जो किसान उगा रहा है गेहूं अनाज फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स, इनकी प्राइस भी बढ़ेगी। अब जब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो फिर क्या होगा, जो वर्कर है, पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब वालों को तो डीए बढ़ जाएगा, और जो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स भी क्या बोलेंगे, जैसे आपका मैंने बोला भी अहमदाबाद मिलकर वर्कर्स ने बोला था हमारे बढ़ाओ सैलरी, तो ये भी क्या बोलेंगे, हमारे वेजेस बढ़ाओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे महंगाई हो रही है, तो इनका भी तो भत्ता बढ़ाना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या करेगा, इनके वेजेस बढ़ाए। अब वेजेस बढ़ाने के बाद इसकी प्राइस भी ज्यादा है, इनको वेजेस भी दे रहा है, उसके बाद क्या करेगा, इसको प्रॉफिट अपना तो उतना ही रखना है, तो ये अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा देगा। तो यहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल ने पुश की प्राइस, उसकी वजह से वेजेस भी पुश हो गए, उसकी वजह से इसने अपना प्रॉफिट भी ऊपर कर दिया, तो उसकी वजह से इस कार की कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी। या आपका जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ये फूड ग्रेन्स, इनकी प्राइस तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बेसिकली एक रॉ मटेरियल की प्राइस पुश होने की वजह से आपकी बाकी वेजेस और प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे आप देखो, कॉस्ट पुश में आपकी प्राइसेस बढ़ रही है, यानी कि इन्फ्लेशन है, लेकिन उसकी डिमांड तो नहीं बढ़ रही है। तो डिमांड नहीं बढ़ रही है तो ज्यादा लोग तो उसको खरीद रहे हैं, तो ये क्या इस चीज का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, नहीं, जितनी है उतनी करेगा। तो क्या यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नहीं। और लोगों की सैलरी तो बढ़ी है, लेकिन किस हिसाब से बढ़ी है, उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ी है। तो क्या लोग नई चीजें खरीदेंगे, नहीं। तो कंपनीज को नए कस्टमर्स मिलेंगे, नहीं।
यानी जो स्टैगफ्लेशन हमने पढ़ा था वो किसका स्पेशल केस है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पे आपकी प्राइसेस बढ़ रही है, मतलब ये रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी, रॉ मटेरियल से क्या हुआ, आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। अब महंगाई हो रही है तो जो काम करता है वर्कर वो बोलेगा कि हर जगह महंगाई है, मैं कैसे खरीदूं, मुझे मेरे वेजेस बढ़ाओ। उसके वेजेस बढ़ाओगे तो प्रॉफिट तो अपना रखेगा वो इंडस्ट्रीज जो है, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए आपको कीमत बढ़ानी पड़ेगी चीज की। फॉर एग्जाम्पल पहले मान लो वो कार 5 लाख की, ठीक है, और इसका जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका उसमें प्रॉफिट था मान लो 50,000। अब क्या हुआ, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी तो कार हो गई 5.5 लाख। ओके, अब मान लो इस 5.5 लाख में वो अपना मार्जिन 50,000 रखता है, ठीक है, लेकिन अब उसको वेजेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो वेजेस बढ़ाने की वजह से क्या होगा, उसको मान लो 50,000 वेजेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो अब इसकी प्राइस 50,000, मतलब अगर जितने वर्कर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है तो 50,000 ज्यादा देने पड़ रहे पर कार। तो वो अब इसकी प्राइस कितनी कर देगा, 6 लाख, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन तो उसमें रखेगा ही। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका जो रॉ मटेरियल है उसकी वजह से क्या उसकी कीमत बढ़ेगी कार की, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल बढ़ने के साथ सिस्टम में महंगाई हो जाएगी, हर चीज महंगी हो जाएगी, और हर चीज महंगी हो गई तो वेजेस आपको बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे हमारा डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, अगर आपने वो बढ़ाने पड़ेंगे तो कंपनी वाला तो अपना प्रॉफिट बढ़ाएगा, या उसको उतना रखने के लिए भी प्राइस तो बढ़ानी पड़ेगी। अब प्राइस तो बढ़ी, लोगों की सैलरी भी बढ़ी, वेजेस बढ़े, लेकिन किस हिसाब से बढ़े, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा उसी हिसाब से वो बढ़े। तो उनके पास ज्यादा पैसा थोड़ी ना आया, पैसा तो उतना ही है। पहले वो कार 5 लाख में खरीद पा लेता, अब उसके लिए 6 लाख देना पड़ रहा है। तो उनकी सैलरी बढ़ी, मान लो 1 लाख बढ़ गई, या फिर मान लो कि हर किसी के में 10 हजार का इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन वो 10 हजार का इंक्रीमेंट होने के बाद भी वो 5 की जगह 6 देगा, तो एक ही कार खरीद पाएगा, 2 कार तो नहीं खरीद सकता। तो फिर क्या यहाँ पे नए कस्टमर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और कार वो क्या है, कार पहले भी वो उतनी बना रहा था, अब भी उतनी बना रहा है, क्योंकि डिमांड तो बढ़ी नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, प्राइस पुश हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और ना ही नए लोगों को जॉब्स मिल रही है। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा नहीं है, नए लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जब आपको नए कस्टमर नहीं मिल रहे, तो क्या ग्रोथ होगी, नहीं होगी, ग्रोथ विल बिकम स्टैग्नेशन। तो स्टैगफ्लेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, याद रखना प्रीलिम्स के। ओके, तो ये देखो आपके लिए मैंने यहाँ पे इस चीज को समझा दिया है। अब ये देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का आप पढ़ो, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या लिखा है, रीड इट, पढ़िए। हाँ ठीक है, अभी टाइम। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज, आपकी जो डेफिनेशन जो मैं समझा रहा हूँ सब मैंने इसमें लिखा हुआ है, बस समझो आप। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, देन प्राइसेस इंक्रीज रिजल्टिंग इनटू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ गया, जब आपको गुड्स प्रोड्यूस करने हैं उसकी अगर प्राइस बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट कैसे बढ़ सकती है, वेजेस में इंक्रीज की वजह से, प्रॉफिट बढ़ा दे कंपनी अपना उसकी वजह से बढ़ सकती है, या रॉ मटेरियल की वजह से बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, ठीक है, क्या एग्जांपल है, मान लो यूएस ईरान पे अटैक करते, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस अपने आप बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि अब आपको पता है कि यूएस ने ईरान पर अटैक कर दिया, मिडिल ईस्ट में क्या हो गई आपकी, मिडिल ईस्ट आपका इनस्टेबल हो गया, तो अब क्रूड ऑयल वहां से ही आता है, वहीं से पास होता है, तो अपने आप क्या है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ईरान तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर आपका सऊदी अरेबिया भी आ जाएगा वॉर में, सारी कंट्रीज आ जाएंगे। तो जब वो वॉर करेंगे तो क्या वो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे, नहीं, वो लिमिटेड रहेगा, अपने लिए करेंगे। और अगर किसी और को चाहिए तो जो दाम बोलेंगे उस पर लेना पड़ेगा आपको। फिर उनको वॉर के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो अपने आप महंगा बेचेंगे। तो कहीं पे भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो वहां पे अपने आप चीजों के प्राइसेस, अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो जाए तो जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि वॉर के टाइम ऐसा थोड़ी ना है कि किसान उधर प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कोई इंडस्ट्रीज वो बना रहा है, सबका ध्यान उस पर रहेगा, सारा सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब कभी भी किसी चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, आप रॉ मटेरियल में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, आपको पता है क्रूड ऑयल कितनी जगह पे यूज होता है, उससे हम सब कुछ निकालते हैं, पेट्रोल डीजल, ठीक है, नेचुरल गैस, फिर आपके ये क्या कहते हैं इसे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो सारी चीजें वहां से निकालते हैं। तो जब वो सब चीजें अगर वहां से निकल रही है तो वो जहां जहां पे इनपुट की तरह यूज होती है वो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर चीजें महंगी होगी तो लोगों को अपना वेजेस भी बढ़ाओ, उनका वेज पुश इन्फ्लेशन। तो इस वजह से जो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है उसमें डिमांड नहीं बढ़ती है, क्योंकि आपने जो इनपुट यूज कर रहे थे, जैसे फार्मर्स फर्टिलाइजर सीड्स यूज करते हैं, उनकी कीमतें बढ़ गई, तो वो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हुआ तो उनकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो वो कहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे।
अगर आपके स्टील की प्राइसेस बढ़ गई तो आपको कार की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, आपके रबर की प्राइस बढ़ गई तो भी कार की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। जो इनपुट्स में चीजें यूज होती है उनकी प्राइस बढ़ेगी तो आउटपुट वाली चीज की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन उससे डिमांड थोड़ी ना बढ़ेगी, तो कॉस्ट पुश हो जाती है। और स्टैगफ्लेशन इज ड्यू टू कॉस्ट पुश फैक्टर एंड नॉट ड्यू टू डिमांड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए स्टैगफ्लेशन स्पेशल केस है। ओके, एंड लास्ट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ओके, ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे वर्ड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपके कोई भी मतलब जो आपका सिस्टम है, सिस्टम का जो आपका स्ट्रक्चर है ना वो सही नहीं है। स्ट्रक्चर का मतलब आप स्ट्रक्चर में आती हैं आपकी जो मतलब बेसिक एमिनिटीज, जैसे आपकी रोड्स हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या किसानों के लिए आपके फर्टिलाइजर हो गए, या किसानों का सामान पहुंचाने के लिए आपके मार्केट हो गया जहाँ सामान बिकता है। तो जो बेसिक एमिनिटीज मतलब बेसिक जो आपको सुविधाएं होनी चाहिए वो कंट्री में अगर उनमें कोई दिक्कत है, या तो वो है नहीं, द कंट्री इज लैकिंग दोस फैसिलिटीज, या फिर है लेकिन उस लेवल की नहीं जिस लेवल की होनी चाहिए, तो उस समय पे क्या होता है? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है। एग्जांपल देते हैं आपको। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहाँ पाया जाता है? डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड। डेवलपिंग जैसे इंडिया हो गया, लीस्ट डेवलप्ड जैसे अफगानिस्तान हो गया, सूडान हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ जाओगे तो यहाँ की रोड्स देखो, इंडिया के देख लो, हर जगह पे तो रोड्स है नहीं, है तो टूटी फूटी पड़ी है। इलेक्ट्रिसिटी आपके देखो जम्मू में आती नहीं है, कश्मीर में भी नहीं आती। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आप पॉल्यूशन देख लो कितना है। ठीक है, दिल्ली जाओगे तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है, फिर किसानों के लिए उनका सामान पहुंचाने के लिए बीच में आपके क्या होते हैं? एपीएमसी मंडी थी पहले, फिर मिडिल मैन थे, फिर किसानों को पता नहीं कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, उनको मतलब एजुकेटेड नहीं है वो, कुछ भी डालते हैं उससे सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इनफर्टाइल हो जाती है सॉइल। तो बेसिकली ये सब स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स है। स्ट्रक्चरल मतलब सिस्टम में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है। सिस्टम में कैसे डिफेक्ट्स है? स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है। यहाँ पे ना तो आपका डिमांड का कोई चक्कर है, ना यहाँ पे कॉस्ट पुश का चक्कर है। अब फॉर एग्जांपल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? आपका रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सब। मान लो ये किसान ने कोई चीज 10 रुपए की प्रोड्यूस कर, ये मेरे तक पहुंचते पहुंचते क्या है? अब अच्छी रोड होती है अगर यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होता है? मेरे तक डायरेक्ट किसान पहुंचा सकता था, या फिर क्या ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेरे तक आती तो हो सकता है 15 की मिनट। लेकिन दिक्कत क्या है? अब यहाँ सड़क नहीं है अच्छी। ठीक है, तो किसान क्या करेगा? मतलब यहाँ गाड़ी बस ही नहीं जाती, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो प्राइवेट अपना कोई करेगा। अब प्राइवेट करेगा तो उसके लिए उसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। फिर वो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, वो कहीं से इधर उधर से होके आएगा, पता चला कुछ सामान उसका खराब हो गया। तो इस वजह से जो चीज मेरे को रुपए 15 की मिलनी चाहिए थी, वो जब तक मेरे तक पहुंचेगी कितनी की हो जाएगी? 50 की हो जाएगी। फिर बीच में मिडिल मैन भी आ गया। यानी कि अगर मेरे यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हो, ठीक है, किसान ने प्रोड्यूस किया, वो तुरंत प्रोड्यूस करते ही हर जगह पहुंच जाए, मार्केट के थ्रू पहुंचे, डायरेक्ट पहुंचे, तो बीच में बॉटल नेक्स खत्म हो जाते हैं। मतलब डायरेक्ट फ्रॉम फार्म टू फॉर्म सीधा मेरे पास पहुंच गया, तो उसकी प्राइस कम देनी पड़ेगी मुझे। लेकिन अगर वो बीच में से 10 जगह से होके आ रहा है, किसान को अपना प्राइवेट व्हीकल करना पड़ रहा है, तो उन सब की प्राइस उसमें ऐड करेगा। ठीक है, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, प्राइवेट से आना है, फिर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी क्या होगा? वो सारा ऐड करके क्या होगा? मेरे पास जब तक पहुंचेगा वो 5 रुपए की चीज मेरे को 50 की मिलेगी। अगर मैं सारे, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर मान लो नहीं मिल रही है, उसको महंगी मिल रही है, या फर्टिलाइजर उसको सब्सिडाइज रेट में नहीं मिल रहे हैं, महंगे मिल रहे हैं, तो फिर वो सारी प्राइसेस उसमें ऐड करेगा। यानी कि स्ट्रक्चरल जो बॉटलनेक्स होते हैं किसी भी सिस्टम में, उनकी वजह से जो चीजें होती है उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है। तो जब उनकी प्राइस, अब देखो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या है? जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह आपके यहाँ डिलीवर करते हैं, उनके पास क्या है? उनके पास एक पूरा उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, उनका पूरा प्लान है। इस वजह से वो आपको सस्ती चीजें भी दे देते हैं, क्योंकि वो आगे से इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है, पीछे से जो सामान आता है वो डायरेक्ट उनके पूरा का पूरा नेटवर्क है। लेकिन किसान का तो ऐसा नहीं है, वो गरीब आदमी कहाँ से नेटवर्क बनाएगा? तो जो प्याज उसको 5 रुपए मिले जिस प्याज के, वो आगे आके वो 100 रुपए की बिक्री। अगर आप ये स्ट्रक्चर बोटलनेक्स खत्म कर दो तो हो सकता है वो डायरेक्ट वहां से प्रोड्यूस करके 5 रुपए की प्याज आगे 15 की बेचे, उसको भी फायदा, आगे वालों को भी फायदा। तो ये आपको पता है, ये डेवलपिंग और लीड डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा होता है। इसलिए हम बात करते हैं सारी
जो जितनी भी आपकी मंडियां हैं उन सबको सड़क से जोड़ने की, रोड से। ठीक है, इसलिए दो स्कीम्स भी आई थी, एक तो आपकी ग्राम से, ठीक है, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, वो बनाने, और दूसरा आपका एपीएमसी का भी जो हटाने का था। ठीक है, ये सब इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि डायरेक्ट आपका क्या है, किसान अपना सामान बेच सके। लेकिन ये सब करने के बाद भी आपको रोड भी बनानी है, चलो वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बना रही है सरकार, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो जब तक आप फार्म टू फॉक नहीं पहुंचा पाओ चीजों को, तब तक चीजों की प्राइसेस बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी में भी देख लो आप, ठीक है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही, ठीक है, तो क्या वहां पे किसी चीज का प्रोडक्शन होगा? नहीं। अगर होगा तो आप क्या करेंगे? जनरेटर यूज करोगे, जनरेटर यूज करोगे तो डीजल, डीजल तो महंगा पड़ेगा, तो चीज जो प्रोड्यूस करेंगे वो आप महंगी बेचोगे। तो स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स की वजह से भी क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन के तीन कॉजेज हैं, आपको याद रखने। पहला कॉज है इन्फ्लेशन का, दैट इज योर डिमांड पुल, सेकंड इज योर कॉस्ट पुश, एंड थर्ड इज योर स्ट्रक्चर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब किसी को डाउट है, यू कैन आस्क, यू हैव 5 minutes, यू कैन आस्क एनीवन हैविंग एनी डाउट, अदरवाइज आई विल वाइंड अप द क्लास। Rising price of petrol in current scenario is due to taxes imposed by government। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाती है। हाँ, तो सम अप कर देते हैं, ठीक है, सम अप करने ही जा रहा है। इसको इतना प्यार हो गया भाई मुझसे। तो बेसिकली लगता है साइबर सेल में शिकायत करने, नाम भी नहीं आ रहा इसका कौन। ठीक है, तो सम अप कर देते हैं। सम अप करने का ये है कि बेसिकली inflation is good for an economy up to a certain level, okay, because it leads to employment, whereas deflation is worst for an economy because it leads to unemployment. Second thing, if you have to control deflation, then the process is known as reflation, and if you have to control inflation, then the process is known as disinflation. Stagflation is a special kind of inflation which is due to cost push factor and not due to demand pull factors. Okay, so causes of inflation can be demand pull, cost push, or structural. Is it okay? Okay, then we will, okay, meet. We will meet tomorrow. Uh, Population play a role in GDP? No, no. Population has nothing to do with GDP. Population has nothing to do with GDP. नहीं नहीं, डिमांड पुल का कैसे हो जाएगा वॉर? मैंने उसमें बोला ना आपको, क्रूड ऑयल का एग्जांपल इसलिए दिया ना कि क्रूड ऑयल जहां जहां इनपुट की तरह यूज हो रहा है, जैसे कार है, मान लो वो आपका ये है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे यूज हो रहा है, तो क्रूड ऑयल से कोई ऐसा थोड़ी ना है कि वॉर के टाइम पे लोग ज्यादा ट्रेवल करें, नहीं। लेकिन प्राइसेस तो बढ़ाएगा ना वो, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए अपने आप, ठीक है, वॉर की वजह से। तो इसमें डिमांड कहाँ से आ गई? क्रूड ऑयल, मैंने बोला क्रूड ऑयल की बात नहीं की है, मैंने कहा जहाँ इनपुट यूज होता है। ओके, पॉपुलेशन कोई रोल प्ले नहीं करती है भाई जीडीपी। हाँ मलिक आसिफ, क्या पूछ रहे हो? अबाउ कमेंट्स प्लीज, अभी वो वापस से लिख दो, क्या लिखना चाह रहे हो। वॉर वाला समझ आ गया? वॉर में मैंने क्रूड ऑयल का जहाँ इनपुट यूज हो रहा है उसके हिसाब से समझाया। देखो, इंडिया न्यू इन्फ्लेशन पॉलिसी वाली बात नहीं है, हर कुछ टाइम पे आपको सारी चीजें क्या करनी होती है, रिवाइज करनी होती है।
ये हम देखेंगे जब हम देखेंगे रिवीजन सीरीज क्यों करनी होती है रिवीजन सीरीज, क्योंकि कुछ चीजें आपकी क्या होती हैं, वो आपकी कुछ चीज ऑब्सोलीट हो जाती है। तो जो ऑब्सोलीट चीजें हो गई उनका हमें इन्फ्लेशन से क्या लेना देना। तो जब हम देखेंगे जीडीपी की सीरीज क्यों रिवाइज करी है, डब्ल्यूपीआई की क्यों करी है, सीपीआई की क्यों करी है, ठीक है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई इन्हीं से इन्फ्लेशन हम देखते हैं। तो क्यों रिवाइज करिए, ये हम अभी आगे इंडेक्सेस आएंगे उनमें सारी चीजों में डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अदर फोर कल डिस्कस कर लेंगे, अदर फोर तो आगे रियल इनकम वगैरह आगे आएंगे, वो वापिस से देख लेंगे। डिमांड पुल में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है यार, डिमांड पुल में बोला ना, डिमांड जितनी होगी उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, जो आपका ये है कि क्यों रिवाइज करिए इन्फ्लेशन पॉलिसी, वो हम आगे देखेंगे, इंडेक्सेस पहले इंडेक्सेस समझेंगे, उससे आपको समझ आएगा। ठीक है, डिमांड पुल में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है, यार डिमांड आप किसी चीज की ज्यादा करोगे, कल को मैंने आपको बताया ना एसआर में अगर आज की डेट में 200 बच्चे हैं, कल को 1000 आता है, तो डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ गई तो हम नए टीचर रखेंगे ना पढ़ाने के, रखेंगे नहीं रखेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है नहीं होता। कल को आप 10 मार्कर बनाते थे, खरीदने वाले 100 हैं, तो आप नए मार्कर बनाओगे नहीं बनाओगे, आपको जितना आपकी कीमत बढ़ती जाएगी, आप 50 का कर दो उसको तो भी लोग खरीद रहे, 100 का कर दो तो भी खरीद रहे, तो आप तो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि आपको तो बिक रहा है सामान। तो जब बिकता जाएगा आप उतना ही बनाते जाओगे, जितना सामान ज्यादा बनाओगे उतने लोगों को जॉब दोगे नहीं दोगे। कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए लोगों की जरूरत होती ही नहीं होती। क्लियर है मुशरत, मुशरत इज इट क्लियर। नहीं, नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज्यादा हो ऐसा थोड़ी ना, नेगेटिव में भी तो जाती है, तो नेगेटिव में जब जाएगी तो नॉमिनल जीडीपी नेगेटिव होगी, फिर उसको आपको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा आप एब्सोल्यूट स्टेटमेंट थोड़ी ना दे सकते हो कि नॉमिनल जीडीपी ऑलवेज बेहतर रहती है, क्योंकि जब नेगेटिव जाएगी तो वो नेगेटिव में हो जाएगी ना नॉमिनल। ओके, ये नॉमिनल रियल जीडीपी क्या क्या केसेस होते हैं, वी विल डिस्कस इन जीडीपी। ठीक है, पहले आपको जीडीपी समझना पड़ेगा क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एकदम क्लियरली आपको वहीं समझ आएगा कि नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो और कोई डाउट, एनी अदर डाउट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सुपर इन्फ्लेशन तब, हाइपर इन्फ्लेशन दैट इज नॉट सुपर इन्फ्लेशन। सैंक्शन यार अमेरिका लगा दे अभी ईरान को, अमेरिका ने रशिया पे लगा रखा है। अमेरिका का आपको पता है, अमेरिका ने बेसिकली अपनी एक लिस्ट बना रखी है जिसे प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कहते हैं, और एक स्पेशल रिपोर्ट आती है 301। कल को मान लो अमेरिका चाइना पे लगा दे, इंडिया पे लगा दे, जिस जो पावरफुल है वो लगा सकता है सैंक्शन। मान लो अमेरिका बोल दे इंडिया को कि भाई आप अगर किसी के साथ भी ट्रेड करोगे, या फिर सब कंट्रीज को बोलते कि आप इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करोगे, जो करेगा ट्रेड उस पर हम सैंक्शन वापस लगा दें। तो कहीं ना कहीं बेसिकली क्या है, जब से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है उसके बाद से अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री बन के उभरा है, लेकिन उसके बाद अब चाइना थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, इसलिए अमेरिका अगर सैंक्शंस लगाता भी है, जैसे ईरान पे लगाए, कोरिया पे लगाए, कहीं पे भी लगाता है तो चाइना सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो बेसिकली सैंक्शंस वाला कंसेप्ट है वो अब खत्म हो गया है, अमेरिका लगाता है सैंक्शंस। पहले क्या होता था, पहले सब डरते थे उससे, लेकिन आज की डेट में बाइपोलर वर्ल्ड, पहले बाइपोलर था फिर यूनिपोलर हुआ, मल्टीपोलर हो गया है। उधर जर्मनी है, इधर चाइना है, इंडिया भी एक उभरा है देश, रशिया है। तो अब सैंक्शन, सैंक्शन कौन लगाता है, हमेशा यूएस लगाता है। आपने पढ़ा है कार्सा एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस, ठीक है, कार्सा एक्ट पांडे सर पढ़ाएंगे आपको। तो सैंक्शंस अमेरिका लगाता रहता है। ओके, जैसे हम लगा दे, नेपाल मान लो ज्यादा उसके पास चला जाए, चाइना की गोद में जाके बैठ जाए, हम नेपाल पे सैंक्शन लगा दें, हम उसको पैसा देते हैं, हम भूटान पे लगा दे, भूटान के 5 ईयर प्लान हम ही बनाते हैं, सारा पैसा देते हैं, तो भूटान पे हम सैंक्शन लगा दे, उसको कुछ सामान नहीं भेजें, तो वो कैसे सरवाइव करे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, कल मिलते हैं। आप सब लोग अपना नंबर मैडम को दे दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद हम ग्रुप बना देंगे एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स देयर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।